वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग के। सो वी आर अगेन बैक ऑन डीयू परीक्षा विद यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री का 2024 का पेपर सॉल्व करने आ रहे हैं। ठीक ठाक पेपर था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। एक आध नए सवाल थे, जैसे कि आपकी काइनेटिक्स भी इसमें पूछी हुई थी फॉर हेट्रोजिनस वाले सिस्टम के कैटलिस्ट के लिए। उसको भी करा दिया मैंने, जब पूछा है तो यार करा देते हैं। एक आध सवाल में करेक्शन करिए बीच में, जो भाई कैसी गलती करी थी, तो एक होनहार बच्ची ने बताई थी, तो उसको भी सॉल्व करा। आगे पेपर में और ज्यादा करेक्शन करेंगे। इस पेपर में थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, जैसे कि कमेंट आया था कि आप मत करिए वो स्लाइड्स वाले लगे, तो मेजरली मैंने जो सवालों को सॉल्व करा है वो बिना किसी स्लाइड की मदद से पूरा का पूरा लिख कर ही करा है। तो मजे लीजिए। और 2025 में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि भाई एग्जाम देना भी यार, ये अभी मैं बहुत ज्यादा रात को एक तो लेट इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि सुबह तक किसी तरह से अपलोड हो जाए। और फिर अब कल अपना पढ़ेंगे यार। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एग्जाम दे के आके हो सकता है मैं रिकॉर्ड करूँ, तो यार वो लेट होगा, मान के चलिएगा। मेरा एग्जाम है 4 को, आपका आप लोगों का 5 को है। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप लोगों का 5 को है। मैं तो आराम से समझ रहा था बाद में होगा, तो मैंने कहा 4 को आके आराम से 2024-25 से रिकॉर्ड करेंगे। और हम मजबूरन करना पड़ रहा है, क्योंकि ये भी जरूरी है। उधर अपना पढ़ना भी है जी का, वो भी काफी सारा है। बट ठीक है, कर लेंगे। खैर मैंने जैसा भी होगा देखा जाएगा फिलहाल। बट ये है कि 2025 के लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। बट हो सकता है वो शाम भी हो जाए, मतलब आपके एग्जाम से एक दिन पहले, तो उससे पहले पहले का निपटा के रखना जरूरी। तो उससे ही थोड़ा ना आएगा पूरा का पूरा पेपर के वो सॉल्व कर लोगे तो आप मतलब पूरा टॉप मार लोगे। उससे पहले की चीजें हैं, बहुत कुछ अपलोडेड है, ऐसा नहीं है कि आपके पास खाली रहोगे। तो आप आराम से उसको कर लेना, खुद भी आप सवाल सॉल्व करो, बस जो आपसे ना हो उसके लिए आप वेट कर लेना। ये आप कर सकते हो। पर ये करके रखना, थोड़ा सा लेट होगा उसमें, मैं पहले ही बता रहा हूँ, वो वाला डेफिनेटली लेट होगा। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। पहले सवाल का पहला पार्ट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहले इसके ग्राफ से। तो जो हमने यहाँ पर इसका ग्राफ बनाया था, दैट इज आप सभी को पता है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर कुछ मेरी कॉन्सेंट्रेशन में ले रहा हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ टाइम ले रहा हूँ। ये क्या है, मेरी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट। एंड क्या होता है हमारे पास, ये जो है हमारे पास एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, और ये आगे जाता ही रहता है। बहुत आगे जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। ये जब टी हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, तब जाके हमारी कॉन्सेंट्रेशन जीरो होगी। इसको आप दो तीन तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आपको ग्राफ डेफिनेटली बनाना है, देन आप ये वाला एक्सप्रेशन थोड़ा बेटर रहेगा लिख लेंगे। आई होप सो मैंने सही लिखा हूँ, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कि अगर मुझे एटी को जीरो करना है, सॉरी एटी मतलब एट पर्टिकुलर किसी टाइम पर मेरी कॉन्सेंट्रेशन जीरो, तब मैं क्या करूंगा, तब मुझे ई रेस टू पावर माइनस के टी को जीरो करना पड़ेगा। अब ये चीज जीरो कैसे होगी, दैट इज द प्रॉब्लम। कि ये चीज तो साहब जीरो हो ही नहीं सकती ऑलमोस्ट कभी भी। तो ये चीज क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, कोई भी एक नंबर है, ई एक नंबर है ना बेटा, 2 रेस 2.73 के आसपास अप्रोक्सीमेटली, या पता नहीं 2.71 शायद। तो ये एक नंबर है, क्या नंबर की पावर कभी जीरो हो सकती है? अब आप कुछ भी ले लो, टू टू की पावर -1 ले लो, -2 ले लो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ एक केस है जहां पर ये टेंडिंग टू जीरो होगी, दैट इज, अगर मैं देखू इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है जी। और ये जब मेरा टाइम इनफाइनाइट होगा तो ई रेस टू पावर इनफाइनाइट क्या होगी, तो ई रेस टू पावर इनफाइनाइट भी मेरा इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। और अगर ये पूरा इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, तो 1/इन्फिनिटी किसकी तरफ टेंड करेगा, जीरो की तरफ। तब जाके मेरी कॉन्सेंट्रेशन होगी जीरो। तो टाइम जब मेरा इनफाइनाइट हो जाएगा, तब जाके मेरी इनिशियल सॉरी एट पर्टिकुलर टाइम की कॉन्सेंट्रेशन होगी जीरो। तो हम बोलते हैं यहाँ पर आप एक्सप्रेशन लिख के इस तरीके से एक्सप्लेन करिएगा मैथमेटिकली भी, कि ये कभी भी जीरो नहीं होती। फिर ग्राफ भी बनाइएगा और बताइएगा कि दिस ग्राफ इज नेवर गोइंग टू टच एक्स एक्सिस। द मोमेंट उसने कर दिया तो कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो गई। और हम बोलेंगे अच्छा कॉन्सेंट्रेशन जीरो से सर आप मतलब कहना क्या चाह रहे हो? फर्स्ट हमें तो रिएक्शन के बारे में बात करनी है, आप कॉन्सेंट्रेशन पर क्यों आ गए? तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तभी कंप्लीट होगी ना, जब मेरा रिएक्टेंट एकदम जीरो हो जाए, तभी होगी। हाँ सर बिल्कुल, ये बात आपने सही बोली, अब थोड़ा समझ में आओ। तो जब मेरा रिएक्टेंट जीरो होगा, मतलब मेरी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन किसी पर्टिकुलर टाइम पर जीरो हो जाए, तो मेरी रिएक्शन कंप्लीट, क्योंकि फिर सारा का सारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये कहानी आपको इस चीज में लिखनी होगी, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, ये मॉलिक्यूलरिटी वाले, तो उसके बारे में वैसे ही 500-600 बार हमने ऑलरेडी बात कर रखी है। क्या बात करी थी कि मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 3 क्यों नहीं होती? तो भाई सबसे पहले हमने बात करी थी कि इफेक्टिव कोलिजन होने चाहिए। तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या होना चाहिए, हमने डायग्रामेटिकली बताया था कि एकदम हेड ऑन कोलिजन हो, तो हमारे इफेक्टिव कोलिजन होते हैं। अब अगर हम बात करें मॉलिक्यूलरिटी एक से ज्यादा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मान लेते हैं, चार लोग रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इन चारों का
एक सेम टाइम पर कोलिजन होना इफेक्टिव नहीं होगा। तो मेन बात जो रहेगी वो रहेगी कि कोलिजन हमारा इफेक्टिव नहीं होगा। तो इफेक्टिव कोलिजन हमारे अंडर नहीं होगा, पहली इंपॉर्टेंट बात। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमें बताना है कि इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो अगर प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, तो दैट्स वाई हमें ऐसी रिएक्शंस बहुत कम ही देखने को मिलती है जिनमें मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा हो। क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्ट को बनाना कैसे है, रिएक्टेंट को कोलाइड करके, और कोलिजन हैज टू बी इफेक्टिव। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, ए गिव यू प्रोडक्ट, इसका रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है। ओके, जब ये दे रखा है ठीक है, सो हमें यहाँ निकालना है कि, तो बहुत सिंपल सी यहाँ रिएक्शन दे रखी है, तो मुझे यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है 0.00025, और इसको मैं क्या में बोल सकता हूँ, के इंटू ए। हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हो, या नहीं बोल सकता सर, क्यों नहीं बोल सकते। रेट ऑफ रिएक्शन मुझे दे रखा है, हाँ जी सर। क्या रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फास्ट ऑर्डर यही होता है, के रेस्ट के इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन की बार वन, तो वही पुट कर दिया, ठीक है सर बढ़िया। तो क्या यहाँ से के निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो पहला सवाल हो गया आंसर हो गया, तो देखते देखते हो गया। अब डस थ्री बाई टू डिपेंड ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, आओ चेक कर लेते हैं। ये चेक कर लेते हैं ना, मुझे पता ना आपको पता। तो इन्होंने बोला है T3/4, तो आपको ये याद होगा के टी बराबर क्या था, लॉग ऑफ या एल एन ए बटे ए माइनस एक्स। मानते हो या नहीं मानते। तो अगर मैं बात करूं T3/4 की, मतलब मेरी 75% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। मतलब मेरा रिएक्टेंट कितना बचा होगा सर, आपका रिएक्टेंट बचा होगा 25%। तो ये मेरा 25% बचा होगा, तो ये ऊपर 100%, नीचे 25%। तो यहाँ पर मैं देखूंगा तो के टी टाइम्स 3/4 बराबर होगा मेरा लॉग ऑफ एल एन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में 100 भी लिख सकता हूँ या खाली ए लिख सकता हूँ, बट यहाँ पर 0.25 ए लिख सकता हूँ। ठीक है जी, ठीक है सर। 25% ऑफ ए लिख लो आप, तो आपको हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा एल एन 4 इज इक्वल टू के 3/4। तो आप अल्टीमेटली बोलोगे सर जी K3/4 आपका इक्वल है 2 टाइम्स ln 2 बटे के। अब ये कोई मत पूछ लेना कैसे आया बेटा, 4 सेमेस्टर वो शर्म कर लेना अगर लॉग की ये वाली प्रॉपर्टी नहीं आती। तो यहाँ पर आपका ये आ गया। तो अब मुझे खुद भी बता दो आप लोग, क्या K3/4 ये जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 पर डिपेंड कर रहा है या नहीं। सर जी नहीं कर रहा, खत्म हो गया काम, चलो आगे घर की तरफ। तो ये हमारा डिपेंड नहीं करता, और वैसे भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए कहीं ना कहीं कि टी ऑफ हो गए, टी ए वाले बाकी जो टी है हमारे फर्स्ट ऑर्डर के, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, नींद आ गई सॉरी। अब आते हैं हम आगे। नेक्स्ट यहाँ पर हमें सवाल दे रखा है कि पोलैरिटीज ऑफ कैथोड एंड एनोड इन अ गैल्वेनिक सेल आर ऑपोजिट टू दोस इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक्सप्लेन करिए। तो ये डायरेक्टली दोनों के दोनों सवाल हमने अपनी वीडियो लेक्चर में डिस्कस करे थे। यहाँ पर बात करी थी हमने कि अगर हम जनरल, सबसे पहले आपको कैसे लिखना था, पहले ऑक्सीडेशन होती है आप बताओगे एनोड पर, रिडक्शन होती है आप कैथोड पर, ये बता दोगे। इस चीज को मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, ये होता ही है भाई। अब बात करते हैं हम यहाँ पर फर्स्ट चीज की, दैट इज आपका गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल का काम क्या है, वो आपका सेल बैटरी है। तो उसका काम है यार कि वो केमिकल एनर्जी से प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पता है ना भाई, जो हमारी बैटरी बैटरी होती है उससे कुछ ना कुछ आपका जलता है, इन द सेंस उसका मतलब कोई चीज वर्क करना स्टार्ट कर जाती है। रिमोट वगैरह है, उसमें आप बैटरी सेल सेल ऐड करते हो, सेल उसमें इंसर्ट करते हो, तो वो चलना इस्तेमाल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है केमिकल एनर्जी का। ठीक है सर। या बैटरी वाले लाइट हो गई, लाइट्स बल्ब हो गए, तो वहां पर भी आपका अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन, और हमें पता है कैथोड पर होती है रिडक्शन। तो एनोड की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं तो मेरे एनोड पर क्या होगा बेटा, तो सर आपके एनोड पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ जाएंगे। मानते हो या नहीं मानते, हाँ सर ये बात तो मानने वाली है। तो अगर इलेक्ट्रॉन आपके एनोड पर एक्सेस में हो गए, बिकॉज कॉन्टिन्यूअस वहां से ऑक्सीडेशन हो रही है, तो साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव खत्म। क्या सिमिलर तरीके से कैथोड का लिख दोगे, किसी को कोई दिक्कत आएगी, नहीं सर नहीं आएगी। क्या लंबा आंसर बन चुका, हाँ सर ठीक ठाक बन चुका। अब इसके आगे क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे यार जब हमने एक्सटर्नल बैटरी लगा दी, तब हम बोलते हैं कि यार वो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इसका काम उल्टा होता है, इसका काम ये होता है कि ये केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो राइट नाउ वी आर यूजिंग सम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू मेक अ रिएक्शन। या आपको मैं याद रखने का तरीका बताऊं तो आपने 10वीं क्लास में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ा होगा, उसमें हमने बात करी थी, मतलब हमने नहीं आपके टीचर्स ने बात करी होगी कि थर्मल
जो है वो एक आपका, सॉरी थर्मल कह रहा हूँ, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो वहां जो H2O है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं H2+O2 में, तो काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो वही होता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पर होता क्या है, इसका काम होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को दूर ले जाती है, कहां से, फ्रॉम एनोड। बिकॉज बैटरी कनेक्टेड है, तो बैटरी जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन उल्टा कर देती है रिएक्शन को जनरली, और वो एनोड से इलेक्ट्रॉन ले जाएगी। अगर एनोड से इलेक्ट्रॉन ले गई तो एनोड हो गई गरीब, और अगर एनोड हुई गरीब तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो सर एक ही चीज होगी जिसका नाम ये है कि गरीबी आ गई तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। सिमिलरली कुल इलेक्ट्रॉन यहां से लेके जाएगी तो किसको देगी, कैथोड को देगी, खत्म। तो क्या आप कैथोड वाला भी मेंशन करके ये पोलैरिटी का बहुत प्यारा सा आंसर बना दोगे, सर बिल्कुल बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े तो सेम ये वाला भी सवाल अपन लोगों ने डिस्कस कर ही रखा है, वाई कांट वी यूज वोल्ट मीटर। तो इसके बारे में यहाँ पर थोड़ी सी बात करें तो थोड़ा सा और डिटेल एक्सप्लेनेशन में यहाँ लिख कर ले आया अपना, कि सबसे पहले ईएमएफ क्या होता है आप वो बता देंगे। दैट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, जब कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा हो फ्रॉम द सर्किट ओपन कंडीशन में। यहाँ पर अब वोल्ट मीटर क्या करता है, कैन नॉट मेजर द ट्रू ईएमएफ एक्यूरेटली, वाई, बिकॉज इसकी कुछ अपनी रेजिस्टेंस होती है, बिकॉज इसकी हाई रेजिस्टेंस है, तो कुछ मात्रा में ये करंट क्या कर लेता है, ड्रॉ कर लेता है। द सेल रिएक्शन स्टार्ट प्रीसीडिंग, सो द सेल इज नो लॉन्गर इन इक्विलिब्रियम, बट वी एक्चुअली वांट यार कि सेल रिएक्शन हमारी कभी भी रिवर्स हो सके, कभी भी वो हमेशा एट ईच पॉइंट वो इक्विलिब्रियम में रहे। बट ये किस वजह से नहीं होता, बिकॉज ऑफ समथिंग विच इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो होता क्या है, जो हमारा फाइनल ईएमएफ होता है, जिसको मैं ई बोल देता हूं, वो बन जाता है मेरा V-IR के। तो ये मेरा नेट ईएमएफ निकल के आता है, या नेट वोल्टेज को मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो नेट वोल्टेज है वो मेरा निकल के आता है ईएमएफ माइनस समथिंग आई इंटू आर। कुछ ये करंट लेता है, कुछ इसकी रेजिस्टेंस होती है, तो ये मेरा नेट आ जाता है। तो मैं अगर मैं बात करूं, ये जो मेरा V है अलग ही मुझे दिख रहा है, ये मेरे ईएमएफ से कम है, तो कुछ ना कुछ करंट ये ले गया। तो ये आप थोड़ा सा लिखेंगे तो और थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं यार, हम बोलते हैं कि यार पोटेंशियोमीटर लाओ, वो वर्क करता है ऑन द नल्स डिफ्लेक्शन प्रिंसिपल, जो आपको कहीं ना कहीं याद होगा, जॉकी वगैरह होता था उसको इधर उधर लगाया करते थे, एंड उससे फिर वो कोई भी करंट नहीं निकालता, तो कोई इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, तो मजा आ जाता है। तो इसी वजह से हम पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं। आई थिंक ये सवाल हमने अपने नॉर्मल वीडियोस में डिस्कस किया था, हाँ किया ही होगा आई गेस, ठीक है। तो लेट्स हैव अ लुक यहाँ पर करते करते हैं। तो सेटअप द गैल्वेनिक सेल, तो मुझे एनोड और कैथोड सबसे पहले यहाँ पर पता होनी चाहिए इस चीज के लिए। तो अच्छा मेरे हिसाब से इस बार प्रोबेबिलिटी इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, तो तैयार रहिएगा थोड़ा। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले Fe+Cl2 विल गिव यू FeCl2। तो लॉजिकली यहाँ पर आपको सबसे पहले जो अप्रोच बताई थी वो बताई थी कि Fe 0 से यहाँ 2 प्लस में आ रहा है, Cl 0 से यहाँ 2 माइनस में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आयरन की हुई होगी ऑक्सीडेशन, और आयरन की ऑक्सीडेशन होने का तरीका एक ही है, दैट इज आपकी आंखों के सामने। सिमिलरली जो क्लोराइड आयन है उसकी रिडक्शन होने का तरीका भी एक ही है, दैट इज वो भी मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ। है या नहीं है, हाँ सर बिल्कुल है। तो अगर यहाँ पर नेट सेल रिएक्शन में लिखना चाहूँ, सो दैट विल बिकम Fe+Cl2 विल गिव मी Fe2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। इन दोनों लोगों ने मिलके FeCl2 एक्वस बना लिया। मानते हो या नहीं मानते, सर क्यों नहीं मानेंगे। तो अब अगर यहाँ पर हम देखना चाहें तो हम यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि आयरन है वो Fe2+ में कन्वर्ट हुआ। तो अगर नॉर्मल तरीके से मैं लिख रहा होता तो मैं इस प्रकार इसको आराम से लिख के अपने घर चला जाता, Cl2 और ये गैस है, और लास्ट में PLT लिया था। बट वी नो वेरी वेल एक चीज कि यहाँ पर ये जो फाइनल FeCl2 नेगेटिव बना है, ये एक प्रॉपर एक सॉल्ट फॉर्मेशन हमें दिखानी है। यहाँ पर एक प्रॉपर सॉल्ट बनी, आपको याद होगा MgI2 वाला सवाल, मैग्नीशियम आयोडाइड में, वहां पर कैसा था, उन्होंने Fe लिख रखा था, दैट इज मैग्नीशियम, फिर उन्होंने FeCl2 लिखा था, दैट इज मैग्नीशियम आयोडाइड, एंड देन फाइनली उन्होंने क्लोरीन गैस लिखी थी। तो हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ये फाइनल चीज बनानी थी, तो वैसा ही सेम काम यहाँ पर भी कुछ करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार हम यहाँ पर करेंगे। अब इस वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी मुझे नजर आ रहा है क्लियरली कि ये हो रहा है ऑक्सीडाइज, और सामने वाला इंसान हो रहा है कुछ ना कुछ रिड्यूस। तो ये Cr3+ बन रहा होगा, तो कहीं ना कहीं ये इससे रिएक्ट करके Cl3 बना रहा होगा, कुछ ना कुछ इस प्रकार की चीज हो रही होगी। ये बात दिमाग में आ रही है ना, हाँ सर आ तो रही होगी। इसके अगर हम हाफ सेल रिएक्शन लिखना चाहें तो सबसे पहले वही काम हम करेंगे कि इसकी हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं, कैसे होगा। तो क्रोमियम साहब है 3 इलेक्ट्रॉन करके हिसाब कर लेंगे साफ सुथरा।
क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहीं पर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो दैट मुझे कोई आगे कंफ्यूजन ना हो। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो ये जो Hg2Cl2 आदमी है, ये क्या करेगा, डेफिनेटली सर लिख के ले लो, ये 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, किसी भी तरह से करे ये करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ऊपर वाली रिएक्शन से हमें पता लग रहा है, बहुत कुछ पता लग रहा है ऊपर वाली रिएक्शन से। 6 Hg बना लेगा, 6 Cl नेगेटिव बना लेगा। क्या इसमें किसी को कोई डाउट? छोटे से मोटा यहाँ पर किसका हिसाब किताब हुआ है सर? यहाँ अगर हम बात करें ना, यहाँ Cl नेगेटिव 1 में, यहाँ 1 में, इसका कुछ नहीं हुआ, बट ये आदमी +1 से 0 में चला गया, तो जो हिसाब किताब खराब हुआ वो Hg2Cl2 का हुआ है। तो Hg2Cl2 में जो Hg1 पॉजिटिव था वो कन्वर्ट हो चुका है किसमें? Hg में। तो अगर हम बात करें, ये हमारा हुआ है कुछ ना कुछ एनोड पर, ठीक है जी। सिमिलर तरीके से अगर हम बात करना चाहें, जो कैथोड पर हुआ होगा, दैट इज ये आपके सामने Hg2Cl2, ये आपका क्या हुआ होगा, सॉरी Cl नेगेटिव नहीं, Hg में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ है? हाँ सर हुआ। अब यहाँ पर इसको मैं एक्वस लिख देता हूँ, और कौन एक्वस है कोई, तो यहाँ पर है। बट यहाँ पर अगर हम बात करें, तो Cl नेगेटिव को भी कहीं से शो करना पड़ेगा, तो वो हम फिर शो करेंगे एज अ, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है और ये इस साइड आ रहा है, दैट इज कौन सी है, एनोड, नहीं कैथोड वाली साइड आ रहा है, तो यहाँ पर हम ऐसे करके लिख देंगे। इसका कोई भी आप चाहें तो खाली Cl नेगेटिव लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर KC लिख रहा हूँ, तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये इसका बनाने का तरीका रहेगा फॉर द इसका गैल्वेनिक सेल। सो अब यहाँ पर हमें डिफरेंस बताना है टर्नओवर नंबर और मिकेलिस कांस्टेंट के बीच में। तो मिकेलिस कांस्टेंट की बात तो लेक्चर में ऑलरेडी करी थी कि Km हमारे पास क्या होता है, दिस इज बेसिकली दैट सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच हमारे पास जो होता है Vmax/2 होता है। तो Km हमारे पास यहाँ पर, अगर इसको थोड़ा सा मैं लिखूं, तो भाषा में तो आप लिख लेंगे, हमारे पास एट Vmax/2 हमारे पास मिकेलिस कांस्टेंट बराबर हो जाता था सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की। इसके बाद डिटेल में डेरिवेशन वाले पार्ट में करती, तो जहां जरूरत होगी वहां करा देंगे, यहाँ तो जरूरत नहीं। देन टर्नओवर नंबर की बात नहीं करी, कुछ भी उसके बारे में जरा सी भी बात नहीं करी। तो टर्नओवर नंबर को यहाँ पर के कैट से लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली कैटलिस्ट से ही रिलेटेड होगा। सो के कैट, दैट इज आवर टर्नओवर नंबर, इज सिंपली इक्वल टू नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय वन एंजाइम मॉलिक्यूल पर सेकेंड। तो क्या बोला मैंने यहाँ पर, कितने नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट किया प्रोडक्ट में, किसने? एक एंजाइम के मॉलिक्यूल ने, 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो नंबर, कितने नंबर ऑफ सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर दिया कितने? प्रोडक्ट में, और यहाँ पर किसने? एक एंजाइम मॉलिक्यूल ने, एक सेकंड में। तो के कैट, इसका जो फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी डिवाइड बाय एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन एट एनी पर्टिकुलर टाइम टी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी वेलोसिटी की अगर हम बात करें, तो ये रेट होता है इसकी, वो होती है कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, और ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन, तो इसकी यूनिट आपकी आ जाती है टाइम इनवर्स, ठीक है जी। तो इसके बारे में हमने डिस्कशन ऑलरेडी करा था। नाउ हम यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा अपने इस वाले पार्ट की तरफ। तो इसके फॉर्मूलाज वगैरह सब हमें पता ही है ऑलरेडी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ये लिखा हुआ है। फिर इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें, तो वो हमें पता है K-1 प्लस K2 डिवाइड बाय K1 हमारा बना था इसका फॉर्मूला। इसकी अगर हम बात करें, तो Vmax/ET। यहाँ अगर हम देखें, तो ये था आपका क्या, सेकेंड इनवर्स या कोई भी टाइम का इनवर्स। क्या करता है? एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट, ये मेजर करता है। ये क्या मेजर करता है? कैटालिटिक एफिशिएंसी। हाँ बिल्कुल, आप बोल सकते हैं कि एक एंजाइम का मॉलिक्यूल कितने बेहतर तरीके से काम कर रहा है। लोअर के मतलब हायर सबस्ट्रेट एफिनिटी, की ज्यादा बाइंडिंग हो रही है कहीं ना कहीं सबस्ट्रेट से। अगर हायर के वैल्यू है, मतलब कहीं ना कहीं कम बाइंडिंग हो रही है किसकी? सबस्ट्रेट की। किससे? एंजाइम से। जितना ज्यादा के उतना ज्यादा कन्वर्जन, ये तो लॉजिकली पता ही लग रहा है। तो ये क्या बताता है? एंजाइम और सबस्ट्रेट का इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है, और ये कहता है कैटालिटिक स्टेप और एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन भी, ठीक है। देन हमें यहाँ पर नेक्स्ट बात करें, तो यहाँ पर क्या चीज है, दैट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, जब ये Vmax/2 होती है, व्हेन द एंजाइम इज सैचुरेटेड, मतलब ये Vmax पर हम करते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो हमें आई थिंक पता होनी चाहिए, बाकी तो आई डोंट थिंक तो और कुछ इसके बारे में हम कर सकते हैं। तो ये पहला सवाल था हमारे पास। सबसे पहले ये न्यूमेरिकल को यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले हमें डिटरमाइन करनी है सेल रिएक्शन। तो बच्चा बच्चा बता देगा, मैग्नीशियम इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू दिस पर्टिकुलर आदमी, एज वेल एज यहाँ पर हम देख सकते हैं आयोडाइड आयन विल गेट कन्वर्टेड इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग। बच्चा बच्चा बता देगा, नेट सेल रिएक्शन वुड बी, सही लिखा है गलत करते हो कुछ, I2 आएगा, बता नहीं रहे, देखते रहे तो बैठे हो, ये नहीं बोल दोगे गलत है। ये आ जाएगा आपका I नेगेटिव। अब ठीक है। सो मैग्नीशियम on reacting with iodine which is a solid entity
विल गिव मी व्हाट बट नॉट दिस इज। लिख दी भाई? हाँ सर लिख दी सर, स्टेट भी लिख देता, हाँ बेटा लिख देता। ये एक्वस है, ये एक्वस है। बताना इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी सर? जो मैग्नीशियम की होगी वही इस आदमी की होगी। बताना इसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन होगी सर? जो मैग्नीशियम मैग्नीशियम इन द सेंस Mg2 की होगी वही Mg2+ की होगी। सर जो Mg2 की होगी उसकी डबल हमारी इस आदमी की होगी। बहुत बढ़िया, जिस बच्चे ने भी ये बात बता दी। तो ये मैंने कहीं ना कहीं एक आध जगह पर गलत करा था डेफिनेटली। और एक आध सवाल में यहाँ पर अगर हम देखें तो अब हमें सबसे पहले क्या लगानी है, नर्स इक्वेशन से ईएमएफ निकालना है। तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस ऑफ 0.0591 बटे एन कितना है यहाँ आंखों से देख सकते हो 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कैसे लिखूंगा मैं? मैग्नीशियम 2+ की कॉन्सेंट्रेशन बटे आयोडाइड आयर की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, यहाँ पावर 1 डिवाइड बाय सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन हम मान लेते हैं दोनों की। ठीक है, अब जरा ई नॉट पर आओ। तो ई नॉट की अगर मैं बात करूं तो ई नॉट किसके इक्वल होता है? कैथोड माइनस एनोड। एनोड क्या है? ये आदमी। कैथोड क्या है? ये आदमी। एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या मुझे दे रखा है? हाँ सर, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखा है, ये ना एनोड। हाँ, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? कैथोड माइनस एनोड। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। यहां देखो ये क्या है? -1 से 0। ये क्या है सर? ये तो ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन हो रही है मतलब कौन सा पोटेंशियल है सर? ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। सही बोल रहा हूँ या नहीं? हाँ सर, -1 से अगर 0 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन है, मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। बट मुझे क्या चाहिए? रिडक्शन चाहिए। किसका? कैथोड का। तो बेसिकली ये कैथोड, ये एनोड, ये कैथोड का ऑक्सीडेशन है। यदि मुझे रिडक्शन चाहिए होगा तो क्या ये चीज मैं कर दूं? यस सर कर दीजिए। यही एक जगह पर मुझसे गलती भी हुई थी कि जहां पर मैंने रिडक्शन को ऑक्सीडेशन मान के ऐसे ही कर दिया था। तो उसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। ये सवाल जब हमने पहले कभी करा होगा। ठीक है, आई होप सो मैं सही बोल रहा हूँ। -से 0 आ रहा है तो ये रिडक्शन नहीं ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो ऑक्सीडेशन से अगर मुझे रिडक्शन चाहिए कैथोड पे तो मैं नेगेटिव लगाऊंगा। बिल्कुल सही, बढ़िया, माइनस हो। अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ मुझे इसका पोटेंशियल दिया हुआ है। तो क्या किसी बच्चे को दिक्कत आएगी वैल्यू उसको पुट करने में? किसी को भी आएगी दिक्कत? सर बिल्कुल नहीं आएगी सर, ये बात मतलब इसमें क्यों ही दिक्कत आएगी? तो एक बार मैं बस यहाँ लिख के अपने घर चला जाऊँ। लॉग ऑफ मैग्नीशियम इज 0.1 और यहाँ पर इट विल बी 0.2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेटर साहब की मदद से जरूर अपने इस पेपर को सॉल्व करिएगा। मेरी तरह मत बनिएगा। मैं अपने फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर में भी कैलकुलेटर भूल गया और आरएम का बीएससी का था उसके में भी भूल गया। तो कैलकुलेटर की आप मदद ले लीजिएगा और लेके जाइएगा। अभी से ही मैं बोलूंगा, वीडियो रोक के आप पहले बैग में डाल लीजिएगा, कभी आप मेरी तरह भूल जाए। मेरे सामने कैलकुलेटर रखा हुआ है जहां पर मैं देख सकता हूँ अपनी आंखों से, पर मैं इसको एग्जाम में नहीं लेके जा पाया। क्यों? क्योंकि मैं भूल गया। तो आप लोग नहीं भूलिएगा, ये मैं आपको एक बहुत बड़ा सजेशन दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल के बाद अगर हम यहाँ पर आए तो ब्रीफली पोटेंशियोमेट्रिक मेथड को देख लेते हैं। तो पोटेंशियोमेट्रिक मेथड इज बेसिकली अ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। सबसे पहले मैं बोलूंगा आप इसके बारे में इसकी थोड़ी तारीफ लिख दिएगा। तारीफ जैसे कि क्यों ये रेडॉक्स वाले से बेटर है। क्या होता है कि वहां दिक्कत आ जाती थी वीक एसिड और वीक बेस में, वहां हम इंडिकेटर का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर हमें कोई भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती। मानते हो या नहीं मानते? सर बिल्कुल मानते। तो यहाँ हमें कोई भी कलर चेंज देखने की जरूरत नहीं पड़ती, या हम सिंपली पोटेंशियल का चेंज ऑब्जर्व करते हैं और अल्टीमेटली एक हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाती है। अब ये चलता कैसे कि पोटेंशियल से हमारे पास जो है वो उधर से हम एसिड या बेस डाल रहे हैं तो पीएच चेंज कर रहे हैं। पीएच चेंज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास पोटेंशियल कैसे चेंज हो रहा होगा उसके बारे में अगर हम बात करना चाहें तो आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है? वो सिंपली वही आपका नर्स इक्वेशन वाला, कि यहाँ भी नर्स इक्वेशन का ही हम अप्लाई करते हैं और वहां से हम निकालते हैं। तो वेरिएशन जो आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल में इनिशियली बहुत ग्रेजुअल होता है और जैसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट पे जाते हैं तुरंत से पहले ऐसा खतरनाक चेंज आता है। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमने लैब में सबने करे ही एक्सपेरिमेंट। नहीं करे तो कम से कम मैनिपुलेट तो करे होंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या होता है, हमने जनरली हाइड्रोजन को नॉन इलेक्ट्रोड लेते, सॉरी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते। तो यहाँ पर होता क्या है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड कैलोमर इलेक्ट्रोड का ई नॉट सेल। अच्छा, कैलोमर कैलोमर इलेक्ट्रोड होती है वाली, भूल गया मैं, मतलब मैं भूल जाता हूँ ये वाली बात। तो यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रोड लेते हैं वो आपके सामने। तो इसमें हम पीएच का आपको मेनली ये वाली इक्वेशन लिखनी है और ये वाली इक्वेशन लिख के आप बता दीजिएगा कि यहाँ पर जैसे जैसे पीएच चेंज होगी वैसे वैसे हमारा ई सेल क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। और वैसे वैसे फिर आप ये दो ग्राफ बना दीजिएगा बहुत आराम से, कि हमारे ग्राफ किसके हैं? डेल ई बाय डेल पी। तो दो आर्बिट्ररी कोई नंबर ले लीजिएगा ऐसे ही। फिर आप बता दीजिएगा कि ऐसे हमारे पास पहला ग्राफ हमने इस चीज का बनाया विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। फिर दूसरा यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये हमारा सिंपल इनिशियल पहला था हमारे पास ईएमएफ और एनयूएच का। फिर दूसरा क्या था? डेल ई बाय डेल वी का था विद रिस्पेक्ट टू अगेन वॉल्यूम। फिर हम एक और इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमें यहाँ क्लियरली एक पॉइंट मिल जाता है जहां से हमें चेंज आता हुआ क्या आता है? नजर आता है। तो हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। अदरवाइज डबल डेरिवेटिव ग्राफ से तो बच्चा बच्चा भी निकाल लेगा, वो तो बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ से हम एकदम एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ
इक्विवेलेंस पॉइंट निकाल पाते हैं, सो दैट हमारी कोई भी दिक्कत ना हो और हमें कोई कलर चेंज वगैरह की भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कलर का कोई मसला ही नहीं है, इंडिकेटर का यूज ही नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। सो अगर बात करें कैलोमोल इलेक्ट्रोड के बारे में, यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या होती है। सो ये यहाँ पर हो गया। अच्छा, ये एस सी स्टैंडर्ड वो इलेक्ट्रोड नहीं था। अच्छा, एस सी इज योर स्टैंडर्ड कैलोमोल इलेक्ट्रोड, बिकॉज हम यहाँ पर जो दूसरी इलेक्ट्रोड लेते हैं वो हमारी क्या होती है, आपकी एच सी होती है। तो यहाँ पर ई सर आपका ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस एनोड, तो ये आपकी एनोडिक हम निकाल लेते हैं। कैथोड पर हम लगा देते हैं आपकी एस सी, तो कैथोड माइनस एनोड मिलके मेरे हिसाब से ये ई सेल का फॉर्मूला ऐसे बना था। अब फिलहाल हम आते हैं यहाँ पर, हमें कैलोमोल इलेक्ट्रोड के बारे में थोड़ा सा इन लोगों को बताना है। तो कैलोमोल इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें, सो वैसे तो पता ही होगा वहां पर, अगर वो एज अ कैथोड यूज होगी तो आपका केसीएल का सोल्यूशन हम लेते हैं, Hg2Cl2, साथ में मरकरी हम वहां पर लेते हैं। सो होता क्या है यहाँ पर, आप इसकी सिंपली रिएक्शन लिख सकते हैं, आपका हाफ Hg2Cl2 ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बना देगा Hg+Cl-। क्या यहाँ पर आप सभी लोग इसको, अच्छा ये सॉलिड होता है, ये आपका प्योर लिक्विड होता है, और ये आपका एक्वस फॉर्म होती है। तो क्या आप सभी लोग यहाँ से नर्स इक्वेशन लगा सकते हैं? सर क्यों नहीं लगा सकते? ई सेल बराबर ई नॉट माइनस आपका आर टी बाय एन, क्या हो जाएगा 1 F Ln, एक्टिविटी ऑफ इन सभी की तो 1 हो जाएगी, तो क्लोराइड आयन बचा। तो ये आपका सिंपल फॉर्मूला बन गया। और जो भी आप इसके बारे में बताना चाहे, वो जो हमने लेक्चर में डिस्कस करा होगा वही बता देंगे कैल्विन इलेक्ट्रोड के बारे में। मुझे तो याद, मतलब ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही भूल गया, क्योंकि सेमेस्टर 2 वालों का भी कर रहा हूँ, सेमेस्टर 4 का भी, सेमेस्टर 6 का भी बताया भी था मैंने, बिल्कुल ऐसा लग रहा है अब तो खिचड़ी बन गई। तो उसको आप प्लीज एक बार देख लीजिएगा, जो भी कैल्विन इलेक्ट्रोड के बारे में आप लिखे। नर्स इक्वेशन वाला जो मैथमेटिकल पार्ट था वो मैंने यहाँ पर बता दिया। तो इस सवाल में हमें निकालना है ई सेल, और आई थिंक एक आध बार यहाँ पर भी इस टाइप के सवाल में कुछ गलती हुई थी, तो उसको भी यहाँ करेक्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चे बच्चे को ये रिएक्शन याद हो होगी कि Ag जो है वो ऑन रिएक्टिंग विद Br नेगेटिव विल गिव मी AgBr एज अ सॉलिड, साथ में एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। देन सेकंड अगर मैं बात करूं तो यहाँ ये कैसे पता लगा, तो Ag यहाँ 0 में है, यहाँ प्लस में, ब्रोमीन -1 में है, यहाँ -1 में, तो ब्रोमीन का कुछ नहीं हो रहा, जो भी हो रहा है वो या तो इस H प्लस का हो रहा है या Ag का हो रहा है। तो सेकेंड रिएक्शन वुड बी ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और हाफ H2 बना देगा। ठीक। अब अगर इन वाले सवालों की बात करें, तो यहाँ पर आप नेट रिएक्शन पहले ऐड कर लीजिए, तो ये बन जाएगा Ag प्लस Br नेगेटिव और H प्लस को अलग से रखना है। किसी जगह पर मैंने इनको कंबाइन करके फॉर्मूला लगाया था तो वो गलत था, मैं खुद बोल रहा हूँ, प्लस H2 दैट इज हाफ, और यहाँ क्या आ जाएगा, गैस, सॉरी, ई सेल का फॉर्मूला लगाओ, ई नॉट एनोड माइनस कैथोड। तो अगर हम बात यहाँ पर करना चाहें, दिस इज योर एनोड, दिस इज योर कैथोड। कैथोड क्या है आपकी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इज 0, तो कैथोड आ गया यहाँ पर माइनस एनोड। एनोड की अगर हम बात करें तो एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ तो ये Ag+1 से Ag0 में आ रहा है, सही देखा है ना, हाँ। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल ही है, और ये किसका है, एनोड का है। तो कैथोड माइनस एनोड हमारा फॉर्मूला होता है, तो यार ये नेगेटिव आ रहा है, दिस इज नॉट फेयर। तो यहाँ पर मेरी वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। आई डोंट थिंक यहाँ कुछ गलती करी होगी मैंने। +1 से 0 में आना इस रिडक्शन, और रिडक्शन पोटेंशियल हम देखते हैं, ठीक है, पुट करो, -0.0591 बटे n=1 log ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर 1/2 बटे Br नेगेटिव की पावर 1 इंटू H प्लस की पावर 1, हो गया काम। अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं, यदि मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता और यहाँ नहीं आता तो क्या होता, तो बेटा होता ही है, अगर मैं इस पूरी रिएक्शन को सपोज करो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2, ये सारे 2, और ये 1 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ से ये हट जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 आ जाएंगे, तो लॉग की पावर में वही सेम बात आ जाएगी। तो यहाँ पर इसी वजह से चेंज आएगा, तो आंसर हमारा ई सेल का तो सेम ही रहेगा। ठीक है जी बेटा, समझ में आ गया होगा आई होप। तो जिनको ये कंफ्यूजन होगी वो भी यहाँ पर दूर हो गई, करके देख लेना, वरना 2 से आपको आंसर सेम मिलेगा। वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, आंसर निकाल दीजिएगा, आई डोंट थिंक यहाँ किसी को डाउट। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज 0.02 मोल, Br नेगेटिव की एज अगेन से बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या लिखनी है, सबसे पहले रिएक्शन लिखनी है। देखो फॉर्मूला आपको पता ही वाला, मैं बार बार भूल जाता हूँ, तो फॉर्मूला आप लगा ही लोगे। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, ये EMF निकालना है, तो सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं, वो यहाँ पर बच्चा बच्चा बता देगा यार, ये तो कोई चीज है जो ऊपर हो रही है वही सेम चीज यहाँ हो रही है।
ये रिएक्शन तो मतलब रट जानी चाहिए। देन फर्दर, हाँ हाँ, HgCl2 है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Hg में। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हाफ Hg2Cl2 विल गिव मी Hg प्लस Cl नेगेटिव, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस हो जाएगा। तो क्या रिएक्शन तैयार हो गई? हाँ हो गई। तो देखें अगर हम यहाँ पर Ag प्लस, इससे एक उड़ जाएगा, हाफ Hg2Cl2 will give me AgCl solid प्लस Hg। ठीक है भाई, सब कुछ ठीक है ना? आई डोंट थिंक कोई गलती करी हो मैंने। ठीक है ठीक है। ओके, सो यहाँ पर क्या क्या डेटा हमें गिवन है? सो यहाँ पर हमें गिवन एक तो ईएमएफ गिवन है एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है जी, तो ईएमएफ की वैल्यू एंड एज वेल एज टेम्परेचर कोफिशिएंट भी गिवन है। मतलब मुझे डेल ई बाय डेल टी गिवन है, और मुझे यहाँ पर ई गिवन है। तो अब मैं कुछ भी यहाँ पे निकाल सकता हूँ। मुझे यहाँ क्या निकालना है? फ्री एनर्जी। तो यहाँ पर एन इंटू ई माइनस एन एफ इंटू ई माइनस डेल ई बाई डेल टी, जो भी फॉर्मूला था लगा दिएगा, मैं भूल चुका हूँ। मुझे सिर्फ एंट्रोपी का याद है। एंट्रोपी का आपका होता है ना एन एफ डेल ई बाई डेल टी। तो एफ की वैल्यू आपको पता है, फेराडेज कांस्टेंट। एन यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो एक आ जाएगा। ठीक है जी। देन यहाँ फर्दर और क्या बात करी जा सकती है? और यहाँ पर फ्री एनर्जीज और माइनस एन एफ ई सेल, तो ये यहाँ पर हो जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ, देखो जी, इस पर्टिकुलर सवाल में हमारे पास आंसर मल्टीपल आ सकते हैं। कैसे? अगर मैंने इस रिएक्शन को पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। हाँ सर, तो मेरी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 2 हो जाएगी। मानते हो या नहीं मानते? अभी एन की वैल्यू 1 है, तब एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। वैसे ही मैं अगर किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एन जो है मेरा वेरी करता रहेगा। तो जितना मुझे याद आ रहा है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, हमारा जो आंसर चेंज होगा ना, वो वेरी करेगा। हमें जो आंसर देना चाहिए वो देना चाहिए पर मोल में। मतलब एक मोल में कितना हिसाब किताब रहा। तो मेरे हिसाब से जो आपको चीज करनी चाहिए, मेरे हिसाब से जो आपको चीज करनी चाहिए वो ये कि आपको एक इलेक्ट्रॉन में अगर आप आंसर दे रहे हैं, तो आपकी फाइनल यूनिट जो है वो किलो जूल या जूल पर मोल होगी। वेराज अगर आप 2 वगैरह में दे रहे हैं, यहाँ पे आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब आपका मेरे हिसाब से आंसर पर मोल नहीं आएगा। तो बेटर ये है मेरे हिसाब से, आप हमेशा जो है एक इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब देख लीजिए कैसे बन रहा है, एंड देन आंसर को पर मोल में दे दीजिएगा। तो मेरा लॉजिक ये कह पा रहा है कि हमें इस तरह से इन सवालों को करना चाहिए। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या और कर सकते हैं। फिलहाल ग्लास इलेक्ट्रोड पर आते हैं। तो ग्लास इलेक्ट्रोड मैं नहीं बता रहा क्योंकि बहुत बार बात कर चुके हैं। क्या है ये? मेटल इनसोल्यूबल मेटल सॉल्ट के जैसे, जैसे अभी बस हमने इसी की पीछे रिएक्शन देखी है। तो अगर मैं बात करूं, ये तीनों के तीनों सवालों में भाई यही रिएक्शन यूज हो रही है। Ag प्लस Cl नेगेटिव विल गिव यू AgCl। देखो बेटा, ये दूसरा सवाल, इससे पीछे वाला है Br वाला सवाल, सब में इन्होंने यही सेम रिएक्शन यूज करवाई है। देख सकते हैं आप। तो देख लो भाई, एक ही रिएक्शन को इन्होंने एक ही सवाल में 3 बार, मतलब 3 पार्ट्स में यूज करा दिया। को खतरनाक तो लोग हैं, और खतरनाक कुछ ना कुछ होने वाला है। तो इस रिएक्शन को दिल में एकदम रख कर जाइएगा, एकदम दिल में। और किसी को रख रखा हो ना, तो उसको निकाल के थोड़ी देर के लिए इस रिएक्शन को रख के एग्जाम में जाइएगा, जैसे हालात लग रहे हैं मुझे। तो इस रिएक्शन जरूर मिलेगी। तो क्या होती है यहाँ पर? ये ग्लास इंसोल्यूबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास क्या होता है, एक सिल्वर का वायर है, उस पे हमने AgCl की कोटिंग कर रखी होती है। ठीक है भाई। अब उसको हम क्या कर देते हैं, फिर डिप कर देते हैं क्लोराइड आयन के सोल्यूशन में, जनरली HCl में कर देते हैं। बाकी कोई और भी कर सकते थे, बट HCl में हम कर देते हैं, बिकॉज इससे फिर हम pH ऑफ द सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। ये भी एक उससे फायदा होता है। तो ये हमने काम करा। ठीक है, अब क्या हुआ? आप अगर वो एनोड की तरह बिहेव कर रही है, नर्स इक्वेशन लिख दो। कैथोड की तरह बिहेव कर रही है साहब, नर्स इक्वेशन लिख दो। फिर क्या करो भाई? फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला नहीं आता सर? बिल्कुल आता है। तो अगर वो आपका एनोड की तरह बिहेव कर रही है, तो आपके सामने ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं एट द एंड, क्योंकि हमें पीएच निकालनी होती है, और अगर वो सोल्यूशन हमने HCl के लिया तभी तो पीएच निकालूंगा। KCl का लूंगा तो क्या पीएच निकाल लूंगा मैं? सर बात तो सही करो, नहीं निकालोगे, क्योंकि फिर तो न्यूट्रल सोल्यूशन हो जाएगा ना। तो काहे की पीएच? तो KCl हो NaCl हो, तो आप पीएच नहीं निकालोगे, क्योंकि वो न्यूट्रल सोल्यूशन बन जाएंगे। बट अगर मैं यहाँ पर इनकी बात करूँ, HCl वगैरह की, तो यहाँ पर हाँ डेफिनेटली मुझे यहाँ पर पीएच निकालनी होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे? तो यहाँ पर सिंपल सा बोल देंगे कि जो HCl की कॉन्सेंट्रेशन है वही क्लोराइड आयन की है, वही H प्लस की भी, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा का पूरा डिसोशिएट हो जाता है। तो यहाँ से आपके सामने ई कैथोड की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर क्या होता है आप देख सकते हैं, हमारे पास क्या होता है, स्पेशल ग्लास होता है, वो रिलेटिव उसका लोअर मोल्टिंग पॉइंट होता है, ये हम लेते हैं। ये इसको लिखने की रिप्रेजेंटेशन, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बीच में ग्लास होता है, फिर सोल्यूशन ऑफ अननोन पीएच, इसका यहाँ पर डायग्राम में लाएगा।
ये रहा आई थिंक हमारे पास इसका डायग्राम है ना, ये ना, ये सिल्वर आ जाता है, AgCl आ जाता है। ये अपना, नहीं सॉरी, ठीक है, नहीं नहीं, सही तो कह रहा हूँ, ये अपना सोल्यूशन आ जाता है। और ये अपनी ग्लास बल्ब आ गया यहाँ पर, तो ये आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर जो भी लिखा होगा। और यहाँ पर सेकंड इन्होंने क्विन हाइड्रोन की लगाई है अगर हमें पीएच निकालनी होगी। फिर यहाँ जो काम की बात थी वो है कुछ, यहाँ पर इसकी ये, हाँ आई थिंक ये इसका वो है, दैट इज, हाँ इसकी लिमिटेशन है कि ये पीएच अगर ग्रेटर देन 9 हो जाती है, सोडियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो पीएच की जो वैल्यू है वो लोअर आती है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है कि ये लिमिटेड पीएच तक ही काम कर सकती है। दूसरा, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, तो एक जो जिसकी वैल्यू आपके सामने कुछ ये है, तो ऑर्डिनरी पोटेंशियोमीटर्स को हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इट्स वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस। एक चीज ये है इसकी जो लिमिटेशन है। तो ये दो लिमिटेशन है। तो दो जो न्यूमेरिकल थे वो मैंने पूरे के पूरे करा दिए। जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे, आई थिंक मुझे याद आ गया कि सॉल्व कर लो भाई इस पूरे सवालों को, क्योंकि हम फिजिकल में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वैसे ही मैं ट्राई कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा। बाकी टाइम यार लिमिटेड है, सच में मैं बात करूँ ना, जी को अपना इको का भी एग्जाम देना है, फिर उसी के अगले दिन आप लोग हैं, मतलब मुझे लगा नहीं था, बट वही यार, हमारे एग्जाम थोड़े क्लोज क्लोज थे, 31 के बाद 2, देन 4 को, तो थोड़ा सा इसलिए हो रहा है कि मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा ऑब्वियसली। ये होगा कुछ पढ़ा भी नहीं, वो भी ऐसे ही दे के आ गया डीएससी का आप लोगों का। तो पर ये करना तो ही, अपलोड तो हो ही जाएंगी दोनों वीडियो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है तो थोड़ा सा क्वालिटी 1900 नहीं रखूंगा मैं, मतलब कोशिश पूरी कर रहा हूँ क्या, जैसा बोला गया है वैसे ही करूँ। अब ये लिखने वाली चीज को मैं क्या ही समझूंगा, इसको आप रीड खुद भी कर लीजिएगा, मेन रीड करके आप एग्जाम में लिख के आ जाइएगा। बाकी मेन तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट रहता है। तो आइए जरा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को निकालते हैं। और इन्होंने बोला है क्या, जिसमें रिवर्सिबल हो विद रिस्पेक्ट टू एनायन, और इसको कैसे हटाएंगे भाई, हटाने का तो एक ही तरीका है, सॉल्ट ब्रिज लगाना। आओ जरा देखें। तो मेरे हिसाब से यार ये हिसाब किताब होने वाला होगा। ये बीच में मैंने इसको सेपरेट ऐसे करा होगा, यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रोड ली होगी, यहाँ पर मैं इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दूंगा, बिकॉज आई नीड टू मेक श्योर कि ये रिस्पेक्ट वो हो, रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू एनायन हो। तो ऐसी इलेक्ट्रोड लूंगा। सो हम यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो मैं इलेक्ट्रोड लेने जा रहा हूँ दैट वुड बी ऑफ AgCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl वाली लेने जा रहा हूँ। और यहाँ जो सिर्फ मैं मूवमेंट दिखाऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ एनायन की दिखाऊंगा, केटायन की नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे बोला ये बात। ठीक है भाई, बात समझ में आई? ठीक है सर। तो ये A2 ये A1, तो मेरे हिसाब से आई थिंक यार ऐसे ये होने वाला है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले होगा क्या। तो ये मेरा Cl नेगेटिव यहाँ पर है, ये मेरा Cl नेगेटिव यहाँ पर है, इसकी एक्टिविटी A1, इसकी एक्टिविटी A2। जरा देखना रिएक्शन में क्या होगा। तो मैं अगर एनोड की बात करूं तो ऑक्सीडेशन में सिंपल सा ही हो जाएगा यार, कोई दिक्कत व परेशानी नहीं होगी इसमें। एक्टिविटी A1 है इस वाले की, इसके ऑपोजिट साइड क्या होगा, उल्टा हो जाएगा इसका हिसाब किताब। एक्टिविटी इसकी A2 होगी। तो यहाँ जितनी हम बात कर सकते हैं कि Cl नेगेटिव जिसकी एक्टिविटी A1 है वो कहाँ जा रहा है, Cl नेगेटिव जिसकी एक्टिविटी A2 है। क्या इस बात से आप सभी लोग अग्री कर रहे हैं या नहीं? सर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हुआ ये कि ये जो Cl नेगेटिव है ये यहाँ जाता है, गायब होता है, फिर वहां से आ जाता है। तो ये यहाँ पर एक चीज सबसे पहले हमारे सामने, तो एक चीज आपको आई होप समझ में आई होगी। देन फर्दर मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि Cl नेगेटिव की इस जगह कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, Cl नेगेटिव की, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी कायदे से, क्योंकि Cl ही Cl बाहर आएगा। तो मेरे हिसाब से इस यहाँ पर क्योंकि Cl नेगेटिव बढ़ जाएगा तो ये इधर मूव करने लगेगा। तो दूसरी चीज मेरी क्या होगी कि मेरा ट्रांसपोर्ट नंबर टाइप Cl नेगेटिव विल गिव मी ट्रांसपोर्ट नंबर टाइप Cl, और इस वक्त जो मूवमेंट है वो A2 से A1 वाले में होगी। तो क्या ये चीज आपको समझ में आई? मेरे हिसाब से आनी चाहिए। तो ये क्या है, जब ट्रांसपोर्ट नंबर है तो मेरे हिसाब से यार ऐसी डेरिवेशन कर रही है, क्योंकि ये मुझे एज सच केएल कपूर साहब की किताब में भी नहीं मिली, सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू एनआई। प्यूरी शर्मा के हिसाब से भी मुझे ऑलमोस्ट नहीं मिली। तो कहाँ मिली है, मतलब खुद ही करूंगा यार मैं कोशिश के ऐसे ऐसे कर सकते हैं। क्या बात चल रही थी, हाँ। तो ये मैं अगर ऊपर वाली रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ पर खाली इस वाले को देखना। तो ये मेरा आएगा E विदाउट ट्रांसपेरेंस, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, सॉरी ई, हाँ सही बोल रहा हूँ, विदाउट ट्रांसपेरेंस। तो दैट विल बी इक्वल टू ई सेल। और ई सेल की अगर बात करूं क्योंकि इलेक्ट्रोड सेम है तो वो जीरो हो जाएगा, माइनस का 0.0591/1 लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ये आ जाएगा या नहीं? हाँ सर। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर विद पोटेंशियल को थोड़ा सा करूंगा। तो यहाँ पर
Cl negative plus transport number of Cl negative will give me again Cl negative plus transport number of TCl negative, और यहाँ A1 है, ये A2 है, सिमिलरली ये A2 है और ये A1। ठीक है, ओके, लगाओ फॉर्मूला यहाँ पर। ई सेल बराबर ई नॉट सेल भी अगेन आई थिंक जीरो होगा, माइनस का 0.0591 लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये A2 आ जाएगी, सिमिलरली यहाँ A1 की पावर T आ जाएगी, सिमिलरली यहाँ पर A1 एज इट इज, और यहाँ A2 की पावर, सॉरी A1 की पावर, क्या कर रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर है A1, तो A1 की पावर यहाँ A2 की पावर। ठीक है जी, ठीक है। तो अब जरा यहाँ पर ये आ जाएगा मेरे पास A2 बाय A1, और ये A1 बाय A2 की पावर T, माइनस तो एज इट इज है। फिर यहाँ पर मैं इसको एज इट इज रहने दूंगा, और यहाँ लॉग का फॉर्मूला लगा दूंगा, प्लस लॉग ऑफ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में दोनों, तो A1 बाय A2 की पावर T, और ये पीछे आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर। अब मैं किसी एक को रेसिप्रोकल कर लेता हूँ। अच्छा, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि पीछे माइनस है ना बेटा, तो ये माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ। अच्छा, ये ऐसे लिख लो, रुक जाओ, अभी कुछ मत करो, अब ऐसे लिख लो, अब ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इनमें से किसी भी एक को चाहूँ तो रेसिप्रोकल कर सकता हूँ, सो दैट एक ही फॉर्म में आ जाए। कर लूँ क्या, कैसा रहेगा बताओ? तो कर लेता हूँ। तो मेरे हिसाब से यहाँ से मेरा ई आ गया, कौन सा वाला फॉर्मूला आपका, विदाउट ट्रांसफरेंस, सॉरी ई सेल ये है विद ट्रांसफरेंस। तो यदि मुझे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल निकालना है तो वो मेरा आ जाएगा ई विद ट्रांसफरेंस माइनस विदाउट। तो विद क्या है मेरे पास, तो विद है मेरे पास माइनस का 0.0591 बाय 1 लॉग ऑफ A2/A1 माइनस 0.0591 लॉग ऑफ T टाइम्स A1/H, ये आ गया। ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट ओपन हो गया तो ये माइनस। फिर यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्या करना था, मुझे इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना था, किससे, इस वाले एक्सप्रेशन से। तो ये अल्टीमेटली, सॉरी, इस वाले से, तो ये अल्टीमेटली यहाँ ऐड हो जाएगा, और बच्चा बच्चा बता देगा। यहाँ एक टर्म वैसे भी सर कैंसिल होने ही वाली थी, तो आप ऐसे ही यहाँ पर हमारा टाइम पास करा रहे थे। तो जिन बच्चों को ये चीज समझ में आ गई थी तो बहुत बढ़िया। तो मेरे हिसाब से यार जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा T टाइम्स Ln A2/A1। बाकी आप लोग प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू हमें एनायन ही सोचना था। तो ई लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मेरा ये आया फाइनल। आई होप सो ये चीज क्लियर होगी। बाकी इसका एक बार आप देख लीजिएगा, ये कुछ इसमें मैंने मिस्टेक करी हो, क्योंकि ये अपने ही दिमाग से लगाया है, ऐसे ही ऐसे करके करा है, तो पूरी डेरिवेशन ऐसे ही बनाई है। बाकी मेरे हिसाब से यही होने वाला होगा, और मतलब क्या ही होगा। इसको आप एचसीएल हटा के मैं चाहूँ तो यहाँ केसीएल कर देता हूँ, सो दैट मेरा कैटायन का मूवमेंट एज सच ना रहे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वैसे भी नहीं है सिल्वर की, तो एज सच कोई H प्लस पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा, तो हाँ वैसे के ही सही है। तो क्योंकि ये कराना था मुझे विद रिस्पेक्ट टू है ना, तो इस प्रकार करेंगे हम। तो आई होप ये भी, क्योंकि इस टाइप का सवाल आ सकता है अगर पेपर डिफिकल्ट बनाना है तो आइए जनाब जरा एक खतरनाक सवाल की करेक्शन कर लें, जो भाई पता नहीं, मतलब बहुत आसानी से मैंने इसको बहुत हल्के में लेके कर लिया था कि यार ये तो यूं ही हो जाएगा, पर एक खतरनाक सवाल था। जब मैंने इसको देखा तो केएल कपूर साहब में भी इसका एक सोल्यूशन है। तो आइए उसी के अकॉर्डिंग इसको सबसे पहले करेक्ट कर लें, और अगर पेपर को मुश्किल करना है तो इस सवाल का आना लाजमी है मेरे हिसाब से। तो आओ जरा देखो हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो यार होता ये है कि अगर हम बात करें अपनी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की, तो हमारी ऑक्सीडेशन कहाँ होती है, रिडक्शन कहाँ होती है, वो तो हम सभी को पता ही है। ठीक है, तो अब जरा एक चीज को जरा ध्यान से नोटिस करिएगा, क्या क्या कहाँ पर हो रहा है उसके बारे में हमें देखना है। तो जिंक जो है, जो हमारा जिंक है, वो डेफिनेटली अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा एनोड पर हमारी, क्योंकि क्या होती है ऑक्सीडेशन, ये बात हमें कायदे से मालूम है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीजेस यहाँ पर जो हो रही है वो ये हो रही है कि साथ साथ रिडक्शन भी हो जाती है सिल्वर की। इसका अगर केस की मैं बात करूं, एक तो सबसे पहले मैंने गलत करा, ऊपर से जब मैंने सोल्यूशन देखा तो यार ये देखा, ये तो कुछ खतरनाक चीज ही हो रही है। एक बार जरा रिएक्शन को ऐड करो, मैं इसको आगे समझाता हूँ। तो सबसे पहले रिएक्शन तो समझ में आ गई होगी क्या लिखी है, क्यों लिखी है उसकी बात थोड़ी सी अभी करते हैं। जस्ट गिव मी थोड़े से सेकंड्स, सुनने की समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर जितना मैं ऑब्जर्व कर पाया हूँ यार, इन लोगों ने ना ये 2 अलग अलग सेल्स ले रखे हैं। यहाँ पर इन लोगों ने 2 अलग अलग सेल्स ले रखे हैं, और फिर उनको किसी तरह से ज्वाइन करा है, और ये उसका पोटेंशियल मालूम कर रहे हैं, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ।
कि इन लोगों ने दो अलग अलग सेल्स लिए हैं, उन दोनों अलग अलग सेल्स को ज्वाइन करा, फिर उसका पोटेंशियल मांग रहे हैं। तो ये खतरनाक लेवल बना दिया कुछ, जहां तक मैं ऑब्जर्व कर पाया। तो मैंने क्या करा, अलग अलग सेल्स में अलग अलग एनोड है, अलग अलग कैथोड है, मैंने सबसे पहले उनकी रिएक्शन लिखी। सिमिलरली फिर यहाँ पर मैं अगर दूसरे सेल की बात करूं तो वहां पर क्या होती है, एक जगह रिडक्शन एक जगह सेम ऑक्सीडेशन होती है, तो वहां पर मेरा जो है वो रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर आदमी की बात करूं यहाँ पर, इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, जहां पर प्रीडोमिनेंटली मेरी रिडक्शन हो रही है जिंक की, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, तो यहाँ पर मैं एक्टिविटी लिखूंगा एज A1, यहाँ पर भी मेरी एक्टिविटी आ जाएगी एज A1, ये बेसिकली 2A1 हो जाएगी। ये आई होप इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब मैं जो दूसरी रिएक्शन लिखूंगा वो इसकी जस्ट रिवर्स करके लिखूंगा। अगर ना समझ आए तो मैं बोलूंगा इसको याद करके चले जाइएगा, क्योंकि बन रहे हैं यार इसके चांसेस। जितना मुझे बच्चे बता रहे हैं ना कि भाई पेपर डिफिकल्ट होगा, जितनी स्पेकुलेशन चल रही है, तो इस सवाल के चांसेस पूरे पूरे बन जाएंगे फिर। ये यहाँ पर ये आ गया। अब दोनों रिएक्शन को ऐड करो तो आप नेट रिएक्शन देखना कितनी आसान मिल जाएगी। 2Cl नेगेटिव विल गिव यू अगेन Zn2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। ये नेट रिएक्शन बन गई आपके सामने, और यहाँ पर ये इसकी एक्टिविटी A1, इसकी एक्टिविटी ट्वाइस ऑफ A1, ये ट्वाइस ऑफ A2, ये आपका A2। नर्स इक्वेशन लगाओ, ई सेल बराबर ई नॉट आपका 0 आएगा, माइनस 0.0591 बटे, सॉरी 182 आएगा क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, लॉग ऑफ, आप लिखो यहाँ पर A1 इंटू ट्वाइस ऑफ A1 का स्क्वायर बटे A2 इंटू ट्वाइस ऑफ A2 का स्क्वायर। मेरे हिसाब से थोड़ा बेटर रहेगा, मैं यहाँ इसको Zn ले लूँ, इसको मैं Cl नेगेटिव ले लूँ, यहाँ Zn1, यहाँ Cl2, सिमिलरली यहाँ Zn2, सिमिलरली यहाँ Cl2 ले लेता हूँ, और यहाँ सॉरी ये बनाएगा। तो अब आपको याद होगा मीन आयनिक एक्टिविटी, तो मीन आयनिक एक्टिविटी को मैं कैसे लिखता हूँ सर, आप मीन आयनिक एक्टिविटी को ऐसे लिखते हैं, A प्लस माइनस आपका इक्वल होगा एक्स प्लस वाई, दैट इज स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अगर मैं इसको देखूं तो जरा यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ मेरे पास A Zn 2 पॉजिटिव उसकी पावर 1 है, और यहाँ क्या है A ट्वाइस ऑफ ACl नेगेटिव, इसका मेरे पास क्या है स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं देख सकता हूँ तो आप इस बात को मानते होंगे, सॉरी यहाँ ACl नेगेटिव लिख रहा हूँ तो मैं इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ A1 तो है ठीक है दैट इज 2, बट यहाँ मैं ACl खाली अगर Cl की फॉर्म में लिख रहा हूँ तो ट्वाइस हटाऊंगा ना, क्योंकि ACl मेरा किसके इक्वल है, वो 2A के इक्वल है। क्योंकि मैं यहाँ पर करना क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक्चुअल में जो सारे लोग हैं उनको मैं आयनिक एक्टिविटी के फॉर्म में लिखूं। तो इसको आप बोल दो Zn, इसका क्या लिया मैंने रिएक्टेंट 2, ACl2, AZn1, ACl1, ठीक है। अब मैं बस बेसिकली ये चाहता हूँ कि मैं इसको आयनिक एक्टिविटी के फॉर्म में लिखूं ताकि मेरा आंसर आराम से आ जाए। और ये क्या होता है आपका, आपको पता है यहाँ पर आ जाती है आपकी जो है वो पावर जो है वो ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो आपको मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ तो वो मैं लिखूंगा -0.0591/2 लॉग ऑफ एक्टिविटी 1, वो भी क्या मीन आयनिक वाली की पावर दिस, बटे एक्टिविटी 2 प्लस माइनस मीन आयनिक वाली लिख दी। अब ये 2 बाहर आ जाएगा, अब आराम से आंसर आ जाएगा। लॉग ऑफ एक्टिविटी 1 क्या है यहाँ पर, वो आपकी गामा इंटू दिस, तो 0.643 इंटू 0.02। तो खतरनाक सवाल निकला है। मैंने तो उसको ऐसे ही टाइम उड़ा दिया था, मतलब मैं समझ भी नहीं पाया था कि एक होनहार बच्ची ने बताया फिर हमें। इसको तो मैं यूं ही उड़ा दिया था, मैंने कहा ये तो Zn, ये देखो ना मतलब कितनी आसानी कर लिया था। मैं सोच भी रहा हूँ कि मुझे हंसी आ रही है अब सोची कि मैं इतना आसान इसको मैंने कर दिया, ये तो मतलब बिल्कुल ही बेसिक लेवल जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 12th में पूछे थे वैसा बना दिया इसको। बट था यार लेवल लग रहा था वैसे, मुझे तब भी उसमें डाउट था, मैंने कहा इतना सब कुछ दे रखा है, कुछ तो मजबूरी होगी इन लोगों की जो इतना सब कुछ दिया होगा। बट दिमाग ने कहा नहीं नहीं यार ऐसे ही होगा, मतलब क्या ही होगा। और मैंने कहा चलो यार दिमाग बोल रहा है तो इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है। तो यहाँ मुझे दिल की सुननी थी कि कुछ दिल कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है। फिलहाल उस गड़बड़ को मैं यहाँ दूर कर रहा हूँ, मेन मेन बात करूँ, रिएक्शन याद करके चले आने वाली। बस ये माइंड में रखो, याद करने के लिए दो सेल हैं, एक सेल में आपका जिंक को ऑक्सीडाइज करो, दूसरे वाले को रिड्यूस करो, दूसरी रिएक्शन को रिवर्स करके ऐड कर दो, बस खत्म। तो एनोड वाले में आप A1 ले लेना सबको, और कैथोड वाले में A2 ले लेना। फिर यहाँ पर ये मीन आयनिक एक्टिविटी में वैल्यूज पुट कर देना और अपने घर चले जाना। तो ये यहाँ पर है, थोड़ा सा परेशानी देगा डेफिनेटली, बट करेक्शन इसको कर लीजिएगा, बाकी की करेक्शन मैं नेक्स्ट वाले में कर लूंगा, ये कोशिश पूरी। तो इस सवाल में हमें जो निकालना है दैट इज स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो बच्चा बच्चा बता देगा डेल्टा जी नॉट इक्वल होता है -NF E0 सेल के, जिसको हम लिख सकते हैं -2.303 RT log KC। तो यही KC हमें निकालना है।
इसको इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली फॉर्मूला याद नहीं रहता, मैं हर बार ये लगाता हूँ। एन कितना दे रखा है यहाँ पर देखना जरा। सर एन आपको दे रखा है SN2+ से SN4 में आ रहा है, Fe3+ से सर यहाँ से लेके यहाँ तक 1 का चेंज है, सर यहाँ से लेके यहाँ तक 2 का चेंज है। हाई सर किसको हम यूज करें, तो बेटा देख लो यहाँ पर इसने इन्होंने वैसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो आपको 2 का ही चेंज होगा। तो यहाँ पर एन की वैल्यू आ गई आपकी 2। फेरेडेज आपका ये होगा 96500, या हो सकता है कि ई नॉट सेल की बात करें तो कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड क्या है हमारे पास, जहां पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो रिडक्शन किसकी हो रही है, +3 से +2। तो क्या रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है या नहीं है, सर रिडक्शन दे रखा है, तो कैथोड का रिडक्शन आ गया। माइनस एनोड पर देखें हम तो ऑब्वियसली ये होगा, तो क्या ये रिडक्शन दे रखा है 4 से 2, हाँ तो ये आ गया, लगाओ खत्म। तो यहाँ पर इनटू क्या लिखना है, ई नॉट सेल। हाँ तो ई नॉट सेल की वैल्यू लिखनी है, तो 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, एंड आई थिंक 0.621 आ गया, इज इक्वल टू 2.303 इंटू आर इज 8.341 इंटू टेम्परेचर इज 298 इंटू लॉग ऑफ Q/Kc। तो इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको रिपोर्ट करके घर चले आएंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल की बात वी डिस्कस, ये सिंपली नर्स इक्वेशन पर बेस्ड है। अपॉन अकॉर्डिंग टू द टू विद द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटीज ऑफ रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ द इन्वॉल्व रेडॉक्स कपल। तो टाइट्रेशन में क्या होता है, एक्टिविटीज जो होती हैं वो वेरी करती हैं, जिसकी वजह से पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड वेरी करते हैं। और ये इनिशियली क्या होता है, ग्रेजुअल होता है, बट इक्विवेलेंस पॉइंट पर ये बहुत ज्यादा फास्टर हो जाता है। तो दिस वेरिएशन इज मैक्सिमम एट द इक्विवेलेंस पॉइंट एंड बिकम्स लेसर। ठीक है, ये हमारी बात करी थी। देन हमें अगर ग्राफ्स की बात कर सकते हैं थोड़ी सी, तो वो देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल एसिड बेस कर्व की अगर हम बात करें, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एक हमारे पास कर्व होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हमारे पास कर्व होता है, कितने हमारे सामने, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एनिमेशन हम लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, ई सेल की वैल्यू। सही बोल रहा हूँ, पीएच लेते हैं, भूल गया मैं, पता नहीं। हाँ वही तो लेते हैं, ई सेल। ठीक है। तो यहाँ नीचे से शुरू होता है, और ये यहाँ पे यूं जाके ऐसा कुछ जाता है, ऐसा ही आता है ना, आई होप से मैं गलत ना बना रहा हूँ। फिर हम क्या करते हैं, इनके डेरिवेटिव कर्व बनाते हैं। तो ये क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर NaOH डाल रहा हूँ, आई होप सो, हाँ ये होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं NaOH डाल रहा हूँ, तो मेरा कुछ इस तरीके का हिसाब किताब रहता है। तो सिमिलर तरीके का यही हमारा जो रहता है, दैट वुड बी ऑफ पीएच एज वेल। तो पीएच का भी ऐसा ही रहता है। तो आप बता देंगे कि यहाँ पर अचानक से जो है वो स्टीपली होता है, फिर हम इसका डेरिवेटिव ग्राफ बनाएंगे, जिससे हमें एक्चुअल सिनारियो पता लगता है। और डेरिवेटिव ग्राफ कैसा था, आई थिंक ऐसा कर कुछ ऐसा नीचे आया था। तो यहाँ पे हमें शार्प चेंज मिल जाता है। तो ये आप एसिड बेस स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड का, एक वीक एसिड वीक बेस का कर दीजिएगा, और आई थिंक काम हो जाएगा इसी से बस। तो आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। यार ये मतलब 5 मार्क्स में क्यों देता है कोई, मेरी समझ नहीं आ रहा। मतलब क्या लॉजिक है इस सवाल को 5 मार्क्स देने का, कि आपको आलस आ रहा था एग्जाम बनाने में, तो आपने कहा ये दे दो। मतलब इसमें इससे ज्यादा क्या लिख सकता है, और एक पेज में भी ये मतलब खत्म हो जाएगा। अब क्या बोले, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। अब ये डिपेंड करेगा एग्जामिनर को भाई, वो क्या देंगे। तो देख लीजिए आप यहाँ पर क्या है, सम ऑफ द पावर, ये सबको पता है, ये नंबर ऑफ स्पीशीज रिएक्टेंट। ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल। ये आपको जो है वो सिंपल रिएक्शन मैकेनिज्म भी नहीं, बेसिकली सिर्फ रिएक्शन से ही देख के पता लग जाता है। ये क्या होता है, ये ओवरऑल रिएक्शन पर एप्लीकेबल होता है, और ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन पर। ऑर्डर 0 फ्रैक्शनल, ये कुछ भी हो सकता है। ये एक पॉजिटिव इंटीजर होगा हमेशा, 1 2 3, और इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होती, 3 या 4 से। इसकी अगर हम बात करें तो नॉट नेसेसरी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई रिलेशन नहीं होता, इसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ होता है। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, इट कैन बी 0, तो ये हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल यस ये। अब इन्होंने भी मतलब, मैं भी जीपीटी से बनवाया ये वाला डिफरेंस, तो उन्होंने भी देखो क्या करा कि पहले ऊपर ये लिख दिया कैन बी 0 फ्रैक्शन, अब यहाँ पे एक और लिया। तो ये भी अच्छा काम कर रहे हैं कि थोड़ा आंसर बड़ा करना है। तो ये आपको एक तरीका बता रहे हैं कि कैसे आप आंसर को बड़ा कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कोई लिमिट नहीं है, मैं बोलूंगा आप मिनिमम वैल्यू भी बना दो उसको में लिख देना कि ऑर्डर की तो कोई वैल्यू नहीं है मिनिमम, और ये मिनिमम 1 हो सकती है, लिख देना आप कि एक ही मॉलिक्यूलरिटी होगी, या जो भी लिख सकते हो। चेंजेस मैकेनिज्म ये यहाँ पर आप लिख देना। तो ये भाई पता नहीं क्यों देते हैं यार इस सवाल में, बहुत ही बुरे लगते हैं ये वाले सवाल। आओ इंटीग्रेटेड रेट लो कराएं काम। ए गिव यू प्रोडक्ट, आर इज इक्वल्स टू क्या होगा मेरे पास, तो मैं बिल्कुल इसको बेसिक से ही करा दूं, वरना कुछ बच्चे बोल लेते हैं ना कुछ भी कराओ, तो मैं करा ही देता हूँ। टी बराबर 0 पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए, प्रोडक्ट बना हुआ होगा कुछ नहीं सर। टी बराबर टी पर कुछ इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, बिल्कुल सर A-, इसकी कुछ होगी x। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर हम रेट की बात कर रहे हैं, तो मुझे जो निकालना है वो निकालना है रेट ऑफ कितना ये डिकम्पोज हो रहा होगा। तो मैं लिखूंगा माइनस ऑफ, सबसे पहले इनिशियली बहुत प्यार से माइनस ऑफ डी A/dt इज इक्वल टू व्हाट,
इज इक्वल टू के टाइम्स इंटू ए की पावर 0। क्या इस बात से सभी लोग एग्री करते हैं? सर क्यों नहीं करेंगे? अब जरा ध्यान से देखो, माइनस ऑफ डी बाई डी टी लिख रहा हूं। ए की कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम कितनी है सर? ए माइनस एक्स लिख दिया सर। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो ये माइनस का डी ए बाई डी टी और ये बन जाएगा फिर प्लस का डी एक्स बाई डी टी। अब ये मत पूछ लेना सर ये कैसे हो गया भाई, सिंपल डिफरेंशिएशन यार, मतलब मजाक नहीं करना बिल्कुल। क्या ये जीरो हो जाएगी सर? ये कैसे बेटा? ए क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा सर है तो क्या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ वेरी करेगी सर? इनिशियल वाली क्यों करेगी? जो इनिशियल वाली है वो तो वही रहेगी, बट हाँ जो जनरल कॉन्सेंट्रेशन है वो करेगी, दैट इज हमारी एक्स की वैल्यू वेरी करेगी। ए तो भाई सेम ही रहेगा ना, ए आपने इनिशियली ले लिया तो एक बार ए जो लिया वो रहेगा। अब एक्स चेंज होगा तो ए माइनस एक्स चेंज होगा तो ए पे नहीं हो रहा ना, तो बेटा तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या बना? डी एक्स बाई डी टी बराबर के इंटू ए नॉट, और जहां पर आपकी ये चीज भी है जीरो। तो अब लगा दो यहाँ इंटीग्रेशन, तो dx बराबर के डी टी। ठीक है सर, लगाना जरा लिमिट्स। जब टाइम जीरो था तो x क्या था सर? जीरो था। देख लो कैसे सर, कैसे टाइम जीरो x क्या है? जीरो है या नहीं? हाँ सर अब तो समझ, t पर आ गया ये x। ठीक है सर, तो क्या हो गया मेरे पास? तो आप dx का इंटीग्रेशन x करो, लिमिट डालोगे आ जाएगा x इज इक्वल टू के टी। आया या नहीं आया सर? आ गया। मुझे बताओ कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी क्या है सर? कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी आपकी है a माइनस एक्स। बताओ जी, कुछ बात करनी है इससे रिलेटेड या नहीं? ए नॉट लिख सकते हो आप। तो अब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ए टी मेरा यहाँ पर इसके इक्वल है। तो क्या ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ बहुत प्यार से बन गया? मतलब इससे ज्यादा प्यार से और कौन सा ही रेट लॉ बन सकता है? ठीक है सर, और क्या कर सकते हैं बताओ, पूछो आप लोग। रेट कांस्टेंट कैसे डिटरमाइन करते हैं? ग्राफिकल मेथड से। तो आओ ये भी बना लो आप, इसमें भी याद रखोगे। रेट कांस्टेंट ही बोल रहे हैं ना। एटी का ग्राफ बना रहा हूँ मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बच्चा बच्चा बता देगा नीचे आ रही स्ट्रेट लाइन। एटी का ग्राफ बना रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बच्चा बच्चा बता देगा नीचे आएगी स्ट्रेट लाइन। क्या तो राइम बनी। ठीक है, एक और बात, एटी का ग्राफ बना रहा हूँ विद रिस्पेक्ट विद टाइम, बच्चा बच्चा बता देगा नीचे आएगी स्ट्रेट लाइन। y इज इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स। एम की वैल्यू क्या है यहाँ पर सर जी? माइनस के। तो इस लाइन का जो भी स्लोप होगा, जो भी मेरा स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस का। खत्म। तो आप स्लोप निकाल के आराम से आंसर कर दीजिए। तो कुछ यहाँ पर इसको मैं ए नॉट बोल देता हूँ और ये नीचे नीचे आएगा, एट द एंड ये बंद हो जाएगा। एक टाइम पर आएगी जो कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली यहाँ तो जीरो हो जाती है, ये फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं है। तो ये सवाल आ गया था, तो कर लेंगे सर, कर ही लिया, कर लेंगे, क्या बात है। इस वाले सवाल को मैं आगे कॉपी पेस्ट कर लूँ क्योंकि ये थोड़ा अच्छा सवाल है और मुझे मैंने सॉल्व नहीं करा, अभी साथ में सॉल्व करते हैं इसको। सो अब यहाँ पर इन द रिडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड 50% रिएक्शन हो गई। अब कुछ बच्चे तो यही डिप्रेशन में चलेंगे कि सर हमें तो पता ही नहीं नाइट्रिक ऑक्साइड की रिडक्शन क्या होती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड सबसे पहले होती क्या है ये बता दो यार। एनओ जो नाइट्रिक ऑक्साइड ना, हाँ यही होती है। NO2 NO N2O इज और नाइट्रस। हाँ मेरे हिसाब से नाइट्रिक ऑक्साइड तो यही होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हाँ यही होती है, सही हो। इसकी कुछ रिडक्शन हो रही है। ठीक है, हो रही होगी तो क्या होगा सर? मुझे नहीं पता क्या हो रहा होगा सर। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो बेटा किसने कहा क्वेश्चन में पता होना चाहिए? कुछ भी लिख दो, मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट बन रहा होगा कुछ, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। तो क्या बात बात हो रही है? आओ जरा बात को समझो। ये बोला इन्होंने सबसे पहले, इन द रिडक्शन ऑफ दिस 50% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट हुई है 140 सेकंड में। ठीक है, व्हेन द इनिशियल इज दिस एंड इन व्हेन द इनिशियल वर्क। ठीक है, तो ये बात ये बोल रहे हैं 50% आपकी जो रिएक्शन है वो 140 सेकंड में कंप्लीट हुई है जब आपका इनिशियल प्रेशर इधर 222 सेकंड में तब हुई है जब आपका ये हिसाब था। आपको ऑर्डर निकालना है। अच्छा ऑर्डर निकालना था, तो मैंने सोचा भी नहीं था। प्यारा सवाल है। तो बच्चा बच्चा इस बात को जानता है टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए रेस टू पावर n माइनस वन। हो सकता है यहाँ मैं पावर में कुछ गलती कर दूं, एक बार बेटा इस फॉर्मूले को प्लीज देख लेना, वरना रोने मत लग जाना कि सर गलत बता दिए। इस फॉर्मूले को सब लोग जाके देख लेना, मैंने मेरे हिसाब से सही है, बट वन माइनस एन का कुछ याद आ रहा है, बट आई थिंक करेक्ट है। सर कैसे लगाएंगे? तो देखो यहाँ 50% रिएक्शन हो रही है किसमें? 140 में। तो मैं अगर फर्स्ट केस की बात करूं तो केस वन में मेरे पास क्या हो रहा है? टी हाफ कितना दे रखा है केस वन के लिए? तो इसको मैं टी हाफ को मैं इस वाले टी हाफ को मैं बोल रहा हूँ T1। ये दे रखा है मुझे 140। इस केस में मेरा इनिशियल प्रेशर, आप कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम प्रेशर भी यूज कर सकते हैं। इतना आपको पता होगा बेसिक, आपका कौन सी क्लास की मैं बात करूं, 11th क्लास में पता होगा। हम यहाँ पे डायरेक्टली गैशियस, क्योंकि गैशियस बात है तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। केस वन का हिसाब किताब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। केस वन में ये तो सिर्फ लिखा है। इसमें मैं टी आपको T2 बोल रहा हूँ, ये मेरा है 224 सेकंड। इसमें मैं P2 को बोल दूंगा 202। कोई दिक्कत व परेशानी होनी तो नहीं चाहिए। लगाओ फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या आप सभी लोग जानते हैं T1/T2 क्या होगा? सर T1/T2 आपका इक्वल होगा P2/P1 की पावर n-। बहुत प्यार, जिसने ये लिख दिया मेरे हिसाब से वो
बना ले जाएगा आप सवाल को, मतलब यही लिखना था मैं। तो जरा वैल्यू दिलवाओ। 140/200, दिस विल बी इक्वल टू, क्या है, P2 कितना है, 202 बटे 258। क्या आना चाहिए, क्या लगता है दोस्तों, क्या आना चाहिए? कि पावर n-1 है, n-1। ठीक है, तो लगाना जरा किसके पहाड़ से काटें, ये 101 और ये 125, 129। इसकी अगर हम बात करना चाहें तो ये किससे जा रहा है सर जी, ये भी 70 और ये 1 1 2। ठीक है जी, ठीक है सर। तो नेक्स्ट मैं फर्दर किससे काट सकता हूँ? आप काट लो जिससे मन करे, तो बेटा वही तो पूछूं किससे काटने चाहिए। तो ये मैं अगेन 35 और ये कर देते हैं 56। 7 5 जा 7 8 जा, तो 5/8 मेरे पास आया है। दिस इज इक्वल टू 101/129 की पावर n-1। अब ये कितना आएगा? तो ये मेरे पास लगभग आ रहा है शायद 13 का टेबल आता है। हाँ सर आता है। तो 13 के टेबल में 91 साथ पे आता है, तो ये 7 पॉइंट समथिंग होगा। और ये कितना आ जाएगा, ये 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो मतलब आई होप सो मैंने फॉर्मूला सही लगाया हो बस। 140 है, 140 है, 224 है, 224 है, 202 है, 202 है, 258 है, 258। ठीक है, बढ़िया। डिवाइड करा मैंने, देखना जरा कैलकुलेशन, वरना कैलकुलेटर साथ भी उठा लेता हूँ मैं। 140 को यहाँ पर मैं चाहूँ तो डायरेक्टली किससे कटवा सकता हूँ? यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत सा नहीं लग रहा, 5 आया है, यहाँ पर आया है 8। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, ये 5 कैसा है, तो 28 के टेबल में, 28 का टेबल चल रहा है। तो अगर 28 के टेबल की मैं बात करना चाहूँ एक बार पॉज, नहीं ये वाला पार्ट तो ठीक है। अब जरा कैलकुलेटर से ही देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ, अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर कर रहा हूँ, ऑब्वियसली हिट एंड ट्रायल्स होगा, इतनी बेकार नंबर दे रखे, तो वो मेरा 0.613 के आसपास आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली ऑब्वियसली मैं मान लूंगा कि भाई वो इसी का स्क्वायर है, तो मतलब इस नंबर का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इसके पास आ रहा है, मतलब n-1 इज इक्वल्स टू है 2, है ना? हाँ, इसके पावर स्क्वायर, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 3। तो मेरा तो यार ये बन रहा है हिसाब पूरा। आप लोग प्लीज एक बार क्रॉस चेक करके मुझे बताइएगा। बाकी मैंने ना बुक देखी कोई, ना ऐसे अभी अभी करने बैठा हूँ। मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा भी शायद मैंने अभी, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है, मैंने सॉल्व भी नहीं करा था क्या अपने टाइम पे, ऐसा लग रहा है बिल्कुल। तो देख लिएगा आप लोगों को क्या लग रहा है, तो जल्द से जल्द बताइएगा, पर ज्यादा टाइम मत लगाना, देखते ही एकदम बता देना कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। बट मेरे हिसाब से शायद ठीक ही होगा। होगा तो बहुत से बहुत, अगर यहाँ पर मैक्स टू मैक्स गलती हुई तो ये 1 - n होगा, और ये इधर 1 होगा, तो मेरा 2 इज इक्वल्स टू 1 - n आएगा। -1 तो ऑब्वियसली ऑर्डर नहीं आएगा, शायद सही होगा ये मेरे साथ। चेक कर लेना आप एक लोग, एक बार सभी लोग, बाकी बता देना जैसा भी। तो भाई कोलिजन थ्योरी यहाँ पर बतानी है, तो कोलिजन थ्योरी वही आपकी कहती है कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सबसे पहले पास आने चाहिए और कोलाइड करने चाहिए, तभी आपका प्रोडक्ट बनेगा। पहली चीज ये बोलती है प्रोडक्ट फॉर्मेशन ही होता है। फिर बोलती है कि भाई आपकी जो ओरिएंटेशन है कोलिजन होने की, दैट शुड बी प्रॉपर। तो उसका आप एक आध एग्जांपल बता दीजिएगा, कैसे डायग्राम बना के दिखा दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देन बोलती है कि आपके जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कुछ मिनिमम एनर्जी, एक थ्रेशोल्ड मिनिमम एनर्जी है, उससे ज्यादा उनके पास एनर्जी होनी चाहिए, तभी वो मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन करें। तो ये इसकी दो तीन बातें हैं जो कोलिजन थ्योरी बता दी है, जल्दी से बता दी। फिर हम आएंगे यहाँ पर अपनी खतरनाक चीज पर, क्या थी वो, डेरिवेशन। अब ये क्या था, A + B गिव मी अ प्रोडक्ट, ये मैंने एक रिएक्शन लिख दी, इन्होंने यूनिमोलिकुलर बोला है, बाई मोलिकुलर बोला है, तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स आ गए। अब ZAB क्या था, आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी था, जो आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला गैशियस स्टेट, जब हम पढ़ रहे थे सेमेस्टर 1 में, वहां से याद होना चाहिए। नहीं याद तो अब लिखा हुआ है आपके सामने, मुझे भी याद नहीं होता वैसे तो। 1/√2 सिग्मा ए बी क्या है, आपका मॉलिक्यूलर डायामीटर, के बी ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर फाई स्पाई, म्यू का था आपका रिड्यूस मास, एम ऑन एम बी, ये आपको पता होगा। एन ए और एन बी क्या थे, आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे यहाँ लिख रखा है ना, Na/V मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आपके टोटल मॉलिक्यूल्स जितने होंगे डिवाइड कर दीजिए आप टोटल वॉल्यूम से, तो आपको याद भी मिल जाएंगे। ठीक है सर, आ गई समझ, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ओके, देन क्या बात कर रहे थे सर, बात ही कर रहे थे तुम से। हाँ वही पूछ रहा हूँ क्या कर रहे थे। अब यहाँ पर हम फर्दर देखते हैं और क्या कर सकते। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर देखें, सो Na आपका एवोगैड्रोस नंबर नहीं है, पहले ही मैं इस बात को बता दूं, क्योंकि आगे इसका इस्तेमाल होने वाला है। Na आपका क्या है, Na स्टार बेसिकली यहाँ पर आपका है
इस पर्टिकुलर आदमी के, दैट इज ए के नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर मैं मैक्सिमम रेट की बात करूं तो, या रेट की बात करूं तो, माइनस डी ए बाई डी टी मेरा इक्वल होगा के टाइम्स ए इंटू बी। सिंपल सी बात है। अब ये जो मेरा कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, इसको मैं बोल सकता हूँ माइनस का डी एन ए स्टार बाई डी टी। मतलब मेरा ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, दिस इज सिंपली इक्वल टू व्हाट, दिस सिंपली इक्वल टू मेरा रेट ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम का। ठीक है, तो किस रेट से मेरे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम रिएक्ट कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, मैं इसके इक्वल बोल सकता हूँ। याद करने का, ये कोई समझने का नहीं है, कभी दिमाग लगा के समझ लो बेटा, रटना इसको बैठ के। तो सबसे पहले आपको ये वाला फॉर्मूला रटा होना चाहिए, फिर ये रटा हुआ होना चाहिए। फिर आप क्या करोगे यहाँ पर, इसमें जरा वैल्यूज को अगर मैं पुट करूँ तो मैक्सिमम रेट तभी होगा जब मेरे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, एक ही कॉन्सेंट्रेशन लिखूंगा मैं, इसके नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए डिवाइड बाय वॉल्यूम। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एन ए स्टार बटे एवोगैड्रोस नंबर इनटू वॉल्यूम। हाँ, तो ये क्या दे देगा मुझे, नंबर ऑफ मोल्स दे देगा। तो यहाँ मैंने क्या करा है, सिंपली, सॉरी एन ए स्टार नहीं, यहाँ पर एन ए बाय एन ए स्टार। एन ए आपका एवोगैड्रोस है तो इसको आप एवोगैड्रोस लिखना। तो एन ए क्या है, बेसिकली आपका नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो मैं जान के नहीं लिखा क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है ए बी में। चलो बी से समझाता हूँ। एन बी क्या है, एन बी स्टार मेरे पास है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी डिवाइड बाय वॉल्यूम। अगर मैं इसी को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूं तो क्या ये मेरी नंबर ऑफ मोल्स ही बन जाएंगे। हाँ सर, बात तो सही कह रहा हो। एवोगैड्रो नंबर लिया यहाँ पर, हाँ तो बस वही करा है यहाँ पर। क्या क्या है कि आपका जो एन ए एन वी स्टार एन ए स्टार है, उन दोनों को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ अगर हम देखें ए मैक्सिमम, तो ए की कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, एन ए स्टार बाय एन ए। और यहाँ पर किसके इक्वल, जैसे कि यहाँ में माइनस डी ए बाई डी टी लेना है, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, माइनस डी ए बाई डी टी है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिंपली इसको कर रहे हैं, दैट इज ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी, यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन ये आ गया। तो फाइनली आपका माइनस डी एन स्टार बाई डी टी किसके इक्वल आ गया, इस पूरे आदमी के इक्वल। और मुझे पता है माइनस डी ए बाई डी एन, यहाँ पर मैं लिखूँ माइनस डी एन ए स्टार बाई डी टी मेरा इस आदमी के इक्वल आ गया। और मुझे पता है ये इसके इक्वल है। इक्वेट करा, काटा पीटी करी, के की वैल्यू आ गई। तो पूछा क्या था इन्होंने यहाँ पर, सवाल तो देख ले। अच्छा, रेट पूछा था इन्होंने। तो रेट की अगर हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या पता लग गया, रेट हमारे पास इक्वल है किसके, इस पूरे के पूरे आदमी के। और ये आदमी क्या है हमारे पास, पाई सिग्मा स्क्वायर बी। पाई कहाँ से है, हाँ तो ठीक है, फिर हम यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप फाइनली रेट कांस्टेंट निकाल लेना। यहाँ पर जरा इसमें वो लिख लेना, यहाँ पे 1/2 लिख रखा था और यहाँ पाई मिसिंग था, पता नहीं कैसे भूल गया था। तो ठीक है, जैसे भी हो, मतलब इधर बराबर में तो ठीक लिख रखा है मैंने। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पाई भी लिख रखा है, सिग्मा स्क्वायर भी, यू की वैल्यू पे एक्जैक्टली पता लग, तो यहाँ लिखा नहीं था, भूल गया। तो इसको पहले आप करेक्ट कर लेना, तो यहाँ से आप के की वैल्यू निकाल लोगे। फिर पता ये लगेगा कि के इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टेम्परेचर आ रहा है। बट फिर हम एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर कुछ चीजें चेक करते हैं, तो ऐसा तो नहीं निकलता। अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर हमारे पास के इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं आ रहा था। इसी वजह से हमें पता लगा कि यार कि कुछ ना कुछ करेक्शंस की रिक्वायरमेंट है। अब वो करेक्शंस क्या थी, कि एक तो सबसे पहले आप एक्टिवेशन एनर्जी का फैक्टर लीजिए। क्या फैक्टर लेना था आपको, कि मॉलिक्यूल जिनकी सफिशिएंट एनर्जी होती है कोलिजन की, वही वही क्या करते हैं, वही आपका प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आपको के में यहाँ पर एक और उसका फैक्टर लाना था, दैट इज ई रेज टू पावर माइनस ए बाई टी। देन सेकेंड चीज जो कंसिडर करनी थी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज यहाँ पर, कि ओरिएंटेशन भी सारे, क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपके प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलिजन नहीं करते। तो यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी का फैक्टर आता है, जिसको पी से लिखा जाता है, कहीं कहीं पर जेड भी लिखा जाता है आई थिंक, बट यहाँ पी से लिखा गया है। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी का फैक्टर है। तो आप ये दो चीजें बता दीजिएगा और फाइनली बोल दीजिएगा आपका रेट कांस्टेंट ऐसे चेंज हो गया। देन हमें वही चीज टेम्परेचर डिपेंडेंस की यहाँ बात करनी थी। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस की इनिशियली हमने बात करी, तो यहाँ पर हमारे पास जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो 2 टाइम्स बढ़ना चाहिए था। फिर हमने स्टार्ट करा वेंट ऑफ इक्वेशन से, ये इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। तो यहाँ पर क्या होता है आपको पता है, वेंट ऑफ इक्वेशन डी एल एन के बाय आपका डी टी इज इक्वल टू डेल्टा ई बाय आर टी स्क्वायर। वेंट ऑफ इक्वेशन बोल दीजिएगा फ्रॉम दिस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करा, आप सिंपल वैल्यूज पुट करना शुरू करिए। क्या पुट करेंगे, के वन और के माइनस। के वन इज योर फॉरवर्ड का, के माइनस वन इज योर बैकवर्ड का। तो वो क्या आ जाएगा आपके सामने, तो वो आपके सामने ये फॉर्मूला आ जाएगा। डेल्टा ई क्या है आपकी, चेंज इन एनर्जी, तो दैट विल बी ई वन माइनस ई माइनस वन। तो ये फॉरवर्ड की होगी, ये बैकवर्ड की होगी, डिवाइड बाय आर टी स्क्वायर। अब आप कंपेयर करोगे तो आपके सामने ये आ जाता है, डी एल एन के बाई डी टी विल बी इक्वल टू ए बाय आर टी स्क्वायर। आराम से इंडिकेट मान लें यार, इसकी मैथ्स मतलब अगर कोई पूछ रहा है ना उससे इसकी मैथ्स, मतलब मैं उसको क्या जवाब दूं, सेमेस्टर 1 से करवाता आ रहा हूँ और आप लोग भी करते हुए आ रहे हो।
और आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ के आए और अगर आप ये इंटीग्रेशन पूछोगे, मतलब फिर क्या बोले इंसान, कुछ नहीं बचा फिर बोलने के लिए। सिंपल अगेन ये लिखा, यहाँ पर आप कोई बोलते हो सर ये कैसे आ गया, ये आपने क्या करा, तो बेटा यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए, कौन सी, आपका डिनोमिनेटर वाली, तो k1 - k-1 हो जाएगा, ये समझे। तो यहाँ पर ये होगा, फिर मैंने डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया। अब इतनी बेसिक मैथ्स नहीं पूछ लेना प्लीज, कोई कमेंट ये ना कर दे कि जो है वो आप ऊपर ऊपर से बता रहे हो। भाई ये वाली मैथ्स मतलब सोच के तो देखो, लेक्चर में डिटेल में कराइए, यहाँ नहीं करा रहा, मर्जी मेरी। तो एक्टिवेशन एनर्जी का फिर आप यहाँ इंटीग्रेशन करोगे और फाइनली ये आप एक्सप्रेशन तक आओगे और इन लोगों को बता दोगे कि भाई ये रहा हमारा एक्सप्रेशन। और एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी वो हम, अगर हमारे पास k1 k2 होगा तो हम उसको फाइनली कर सकते हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाली चीज यहाँ पर होगी। थर्ड सवाल था हमारे पास लिंडमैन मैकेनिज्म, इसको चलो करा देता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर के लिए दे रखा है यहाँ पर, इज एज फॉलोस, ठीक है। आओ देखते हैं क्या हो रहा है, अंडर विच कंडीशन देखते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो डी प्रोडक्ट इज dp/dt विल बी इक्वल टू मेरा क्या, k2 टाइम्स ए स्टार नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये स्लो स्टेप है। हाँ, ए स्टार क्या है, अरे सर ये तो आपका इंटरमीडिएट है, तो आप इसको सब्स्टिट्यूट करो उसके लिए, SSA स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो देख लो बेटा, बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, कोई मत बोल देना कमेंट में आके पहला आप नहीं थे, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, k-1 के लिए मैं इसी रिएक्शन को रिवर्स कर लिखूंगा, देख रहा हूँ, मतलब ये चीज करा रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है लिखने में। तीसरी रिएक्शन आपके सामने। तो अब मुझे यहाँ पर स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगानी है, तो कहां पर ए बन रहा है, तो फर्स्ट वाली रिएक्शन में ए बन रहा है k × a1²। कहाँ टूट रहा है ये, सॉरी हाँ बन रहा है, और यहाँ पर ये टूट रहा है कहां पर, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। तो यहाँ क्या लिखूंगा, k-1 इंटू ए स्टार इंटू ए, ठीक है। फिर थर्ड वाली रिएक्शन में भी टूट रहा है, तो दैट विल बी माइनस का k2 इंटू ए स्टार, फिर इक्वल टू 0, खत्म। ए स्टार की जरा वैल्यू निकाल लो अब यहाँ से। अब ये भी मत बोल देना कि सर ये भी नहीं निकलेगी हमसे, फिर मतलब क्या ही नहीं होगा आपसे, फिर मतलब क्यों ही कर रहे हो एग्जाम की तैयारी। यहाँ पर ये आ जाएगा, अब ए स्टार निकालना है मुझे, तो नीचे k-1 इंटू ए प्लस k2। आई होप सो किसी भी बच्चे को यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए। अब फाइनली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल पुट द वैल्यू एट लाइक दिस, dp/dt दैट इज प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल बी इक्वल टू, यहाँ k2 पहले से था, k1 अब आया है, बिकॉज आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू हियर, प्लस का k2। अब यहाँ पर क्या करा था मैंने, आई थिंक हमने इसको, अच्छा यहाँ पर ये आ गया, तो आ गया, दिखा दिया लो, ये तो हंसते हंसते कर दिया हमने। दिख रहा है ना, ये सेम चीज है, हाँ सर सेम चीज है, कैसे आया, हंसते हंसते आया, बिना रोते हुए, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन वगैरह मत पूछने लग रहा। ठीक है सर, अब ये इतना डिटेल में थोड़ी ना बताऊंगा। अंडर व्हाट कंडीशन विल द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बी इक्वल टू 1, तो किस कंडीशन में आपका ऑर्डर होगा 1, तो आप सिंपली बोलोगे, आपको यहाँ पर न्यूमरेटर में सिर्फ एक चाहिए, अभी यहाँ पर इसका ऑर्डर कुछ अजीब सा लग रहा है, तो आप बोलोगे कि जब ये आदमी की काफी ज्यादा होगा, तब आपका क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इसको मैं निगलेक्ट कर दूंगा, और ये एक्सप्रेशन आपके सामने इस प्रकार का बन जाएगा। बनेगा या नहीं, हाँ सर बनेगा, इससे ये उड़ा दो, तो फर्स्ट ऑर्डर आ गया। हाँ, तो ये कब होगा, तो ये तब होगा जब मेरी ए की कॉन्सेंट्रेशन काफी हाई हो जाएगी, तो बस सिंपल सी कंडीशन मिल गई। तो जनरली हमने जो वीडियो में करा था वो अपनी सवालों, अपने जो लेक्चर में करा था, हमने इसको प्रेशर की टर्म्स में करा था, क्योंकि ये गैसियस वालों के लिए होता है। तो वहां पर हमने प्रेशर करा था, यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं, दोनों बातें लगभग सेम ही होगी। वहां हमने बोला था हाई प्रेशर, यहाँ मैं बोल दूंगा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जब होगी, एट दैट कंडीशन मेरा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो करेगा। क्या किसी को कोई डाउट, नो सर नहीं, बहुत आसान सवाल था ये तो। देखते हैं जरा, ये मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर आपका, रेट कांस्टेंट एट दिस टेम्परेचर ये दे रखा है, यहाँ पता नहीं 6.7 अब इंटू 10⁻⁻² था या नहीं, आई एम ए बिट कंफ्यूज। आई थिंक होना चाहिए वैसे तो, थोड़ा ही बढ़ेगा, कितना ही बढ़ा दो रिएक्शन को, तो यहाँ पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चलो खैर आप वैल्यू देख लेना, उसमें क्या दिक्कत है। क्या निकालना है, ओके। पहले एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी, फिर ये निकालना है, खतरनाक लोग हैं देख रहे हो। तो आओ करते हैं वर्कआउट, क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब ये डेरिवेशन तो मत पूछ लेना, थोड़ी देर पहले कराइए, कभी कोई लोग ये भी बोलने आ जाए कि डेरिवेशन नहीं कराई, हाँ ये क्या करा दिया, ऐसे सवाल ले गया, फॉर्मूला कहाँ से आ गया, तो बेटा डेरिवेशन कराइए। तो मैं लेट कर रहा हूँ यार, ये इसको डेटा को एक बार चेक करके करना आप लोग। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 6.7 इंटू 10⁻² होगा, पर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हटा लेना, ना कैलकुलेशन बहुत बेकार हो जाएगी, मतलब बड़ी ही छोटी हो जाएगी। ए की वैल्यू निकालनी है, आर 8.314, 1/T1 - T2
T1 कितना है आपका, नीचे वाले का 5.03 के लिए 289, माइनस का 1 अपॉन T1 इज 333। क्या एक वेरिएबल एक इक्वेशन को सॉल्व करना आता है सर? बचपन से आता है, कर देना सॉल्व, आंसर निकाल लेगा। क्या यहाँ से ये निकल गई? हाँ सर निकल गई। नाउ व्हाट दीज गाइस आर आस्किंग, क्या आप रेट कांस्टेंट बताओ 305 पर। तो यार कैसे इस्तेमाल करोगे? तो देखो इसको मैं ऐसे इस्तेमाल करूंगा, लॉग ऑफ के मुझे निकालना है, ठीक है बेटा, या एल एन ही ले लो, एल एन की फॉर्म में चलो, बटे आपका पुराना वाला, इस वाले का इस्तेमाल करूंगा मैं, बराबर ए की वैल्यू क्या आप पुट कर दोगे सर? कर देंगे। ये आपका ये आ गया। अब 1/T1 माइनस T2 में, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये मेरा K2 है, तो T1 मेरा आएगा 289 अगेन, माइनस का 1/305, और यहाँ से मैं K निकाल लूंगा। तो क्या ये भी निकल जाएगा? हाँ, कैलकुलेटर से आपका जरा इस्तेमाल कर लीजिएगा और इन दोनों को निकाल लीजिएगा। तो अब यहाँ पर आते हैं सेकंड सवाल पर। ये रिएक्शन है, इसके हमें मैकेनिज्म दे रखे हैं और देखते हैं क्या है मैकेनिज्म। ठीक है, दोनों मैकेनिज्म से सेम रेट लॉ आ रहा है, ये हमें प्रूफ करना है। आओ देखते हैं। तो फर्स्ट वाली की अगर मैं बात करूं, रेट मेरा चूंकि स्लोएस्ट स्टेप नीचे वाला है, के टू टाइम्स N2O2 इंटू O2 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इनिशियली देखूं तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, अगर मैं यहाँ देख सकता हूँ, तो रेट मेरा होगा के टाइम्स O2 की पावर x इंटू NO की पावर y। तो बेसिकली मुझे NO चाहिए, ना कि N2O4। तो आओ लगा दो SSD। SSD में क्या लगाना चाहोगे आप? सर जो आप बोलोगे बेटे, जो मैं बोलूंगा पागल हो गए। तो आप लगाओगे जो लगता है, तो क्या लगता है मैं बोलूंगा तो उससे क्या होता है, जो लगता है वो लगाओगे ना, कि आप इसके लिए SSD लगा दो। तो मैं यहाँ पर अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखो K1 में ये बन रही है, ठीक है सर, और K-1 में टूट रही है, ठीक है सर। लिंडमैन मैकेनिज्म में जैसे पीछे लिखा है ना मैंने, वैसे इस रिएक्शन को लिख कर देख लेना, अगर ये समझ नहीं आया ऐसे ही मुंह उठा के मत रट लेना, प्लीज एक बार लिख कर देख लेना इसको, क्योंकि कुछ खुद भी तो करोगे। अब क्या कर रहा था मैं, हाँ अब यहाँ पर इस वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है, थर्ड वाली में भी है, टूट ही रही है। तो K2 इंटू बराबर 0। तो अब यहाँ पे मुझे N2O2 की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, सो दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर मैं देखना चाहूंगा, K1 इंटू NO का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर मेरे पास K1 यहाँ है तो K-1 प्लस K2 इंटू O। क्या ये वैल्यू आप ऊपर पुट कर सकते हो सर? बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे हिसाब से आपको एक रेट लॉ मिल जाएगा। अब इस वाले में अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर जो मेरा रेट रहेगा वो रहेगा K2 इंटू NO ये मेरा बेसिक रिएक्शन हो गई। अगेन मुझे क्या नहीं चाहिए इस बार, मुझे NO3 नहीं चाहिए, तो NO3 के लिए क्या लगाऊंगा मैं सर? जी SSD लगाओगे, लगाओ जरा। तो NO3 के लिए अगर मैं SSD लगाऊं तो मैं ऐसे लिखूंगा, कहाँ बन रही है NO? सबसे पहले पहले ही रिएक्शन में बन रही है NO3, सॉरी, फिर उसी के बैकवर्ड वाली में टूट रही है, तो K-1 इंटू NO3, फिर इस वाले में भी टूट रही है, K2 वाले में। जरा देखना क्या आ रही है NO3 की कॉन्सेंट्रेशन फाइनली, तो NO3 विल बी इक्वल टू K1 टाइम्स इंटू NO इंटू O2 बटे क्या आएगा बटे में, K-1 प्लस K2 इंटू NO। क्या ये सही लिखा है मैंने? नहीं सर, हाँ सही तो लिखा है, ठीक है जी। अब क्या करूंगा मैं, NO3 को यहाँ पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा NO2 का स्क्वायर इंटू O2 डिवाइड बाई दिस। सिमिलरली मैं इसको यहाँ पर पुट करूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, NO2 का स्क्वायर था ये, तो यहाँ NO2 का स्क्वायर इंटू O2। यार ये कुछ गलती हुई क्या यहाँ पर उससे? इस पर्टिकुलर पार्ट में देखना, यहाँ ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ NO आ रहा है, चेक करिएगा आप लोग भी एक बार, मुझे बताइए कुछ गलती हुई है यहाँ पर। यहाँ पर अगर मैं इस से आ रहा है ना इस पर्टिकुलर रिएक्शन, नहीं ये कहाँ से आया, बट आया कहाँ से K2 के साथ, ये कहाँ से लिखा मैंने? ओ भाई, ये तो मुझे भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा O2 आएगा ना यहाँ। सबसे पहले तो O2 करूंगा। हाँ, अब देखो सही लिखा है K2, ठीक है। ये तो इसमें बात करूँ NO3 इंटू NO, सही है मेरे हिसाब से। तो वैल्यूज में पुट करूंगा तो एट द एंड मेरा यही आएगा। तो डिफरेंस जो आ रहा है वो ये आ रहा है, यहाँ NO आ रहा है, ऊपर O2 आ रहा है। कुछ अप्रोक्सीमेशन लगानी है क्या? कुछ अप्रोक्सीमेशन लगानी है तो लगवा लेते हैं। तो अब मैं चाहूँ तो यहाँ अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूँ कि सर आपका हम्म, ये वाला क्या है आपका स्लो स्टेप, तो K2 की वैल्यू काफी कम हो जाएगी।
तो दोनों ही रिएक्शन में आई थिंक मैं इसको निग्लेक्ट कर दूंगा, इस वाले पार्ट को। मानते हो या नहीं मानते, तभी ये मेरा हिसाब से एक्सप्रेशन सेम होगा। तो मेरे हिसाब से जहाँ जितना मेरा लॉजिक बोल रहा है मुझे इसको, क्योंकि K2 बहुत कम होगा K-1 से, तो मैं इस वाली चीज को दोनों में निग्लेक्ट कर दूंगा यहाँ पर भी, और मेरा फाइनल एक्सप्रेशन फिर सेम आ जाएगा। इतना आप समझ चुके होंगे, बट यही मुझे एक लौता तरीका दिख रहा है सेम करने का। बाकी मुझे नहीं लग रहा मैंने कुछ यहाँ गलती करी है। नीचे जो NO आ रहा है वो भी जायज है, यहाँ जो O2 आ रहा है वो भी जायज है, बट नहीं चाहिए ना आपको रिएक्शन में। उन्होंने बोला है कि आपको ये प्रूफ करना है कि दोनों से सेम रेट लो आएगा, तो अब आप ये थोड़ी बोल दोगे ये सेम आ गया, भाई अलग अलग चीजें हैं। तो कुछ तो अप्रोक्सीमेशन लगाओगे। तो आप अप्रोक्सीमेशन में क्या लगाओगे, एक रैपिड इक्विलिब्रियम में, एक भाई साहब स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप को आप निगलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट चेन रिएक्शन स्टेडी स्टेट, भाई क्यों दिया है, मतलब इस रिएक्शन को क्यों दिया है? चेन रिएक्शन का क्या करो आप, मैकेनिज्म लिख के समझा देना। ना रुक जाओ, लेके आऊं वरना रोने लगोगे। तो चेन रिएक्शन में जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इनिशिएशन यहाँ पर आपका क्या होता है, 3 स्टेप में होता है जनरली, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। सबसे पहले इनिशिएशन कैसा होता है आपका, जो है वो एक फ्री रेडिकल जनरेट होता है। फिर प्रोपोगेशन में देर इज सब पॉसिबिलिटी कि आपका कुछ वो किसी भी रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है, या तो वो कुछ प्रोडक्ट बना के और रेडिकल बना देता है, या फिर वो बहुत सारे रेडिकल बना देता है। फिर फाइनल स्टेप में आपका जो रेडिकल है वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो आपका प्रोडक्ट बन जाता है। तो फिर आप क्या करते हो, जनरली रेडिकल के लिए स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाते हो। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम देखें तो आर रेडिकल की हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो आपके सामने आती है K1 × दिस, ये आता है। फिर इसको मैंने बात करी थी K वॉल प्लस K गैसेस लिख सकते हैं, K3 को हमारा किसके इक्वल है। अब ना हमने ये बात करी थी, यदि अल्फा मेरा 1 हो जाए तो मेरा एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, और यदि अल्फा मेरा ग्रेटर देन 1 हो जाए तो मेरा सब कुछ सेम रहेगा। अल्फा 1 होने का क्या मतलब है, कि यहाँ पर एक ही रेडिकल जनरेट हो रहा है। अल्फा ग्रेटर देन 1 होने का क्या मतलब है, यहाँ पर एक से ज्यादा रेडिकल जनरेट हो रहे हैं। तो अगर एक से ज्यादा रेडिकल जनरेट होगा तो डेफिनेटली साहब तबाही होने वाली है, और ऐसे रिएक्शन को हम नॉन स्टेशनरी चेन रिएक्शन बोल देते हैं। वेरा जब अल्फा 1 होता है तो वो रिएक्शन जल्दी कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाती है। तो स्टेशनरी बता देना, नॉन स्टेशनरी बता देना, ये मैकेनिज्म लिख देना, ये स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगा के 2-3 चीजें बता देना, तो आपका चेन रिएक्शन का काम हो जाएगा। अब स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में आप बता देना कि जो आपका रेट ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्मेशन है वो आपका होता है क्या, 0। इसी बात पर आप चाहो तो इन्हीं में से कोई मैकेनिज्म उठा लेना, उसी पे स्टेडी स्टेट लगा देना, या फिर आप यहाँ पर बता देना कि यहाँ पर देखो हमने लगाई है। तो बस इतना कर देना, और बाकी मुझे नहीं लगता कुछ, मतलब स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में क्या करे इंसान, मतलब क्यों ही दिया है इस पे शॉर्ट नोट लिखने को, मैं तो ये सोच रहा हूँ। कुछ कुछ सवाल ऐसे ही लगते हैं कि भाई क्यों ही देना, मतलब ये कोई वाली चीज थोड़ी है। तो एसिड बेस कैटालिसिस जो कि मस्ट है, उसके बिना कैसे काम चलेगा आप देख लेते हैं। सेम तरीका है भाई। सबसे पहले अगर हम बात करें, मेरा dp/dt इक्वल होगा बेटा K2 टाइम्स पानी इंटू SH। आई होप सो मैं सही कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि अब हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। रीजन क्या होगा उसका, कि हमें SH नहीं चाहिए क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट है। तो इस वाले को मैं कोशिश करता हूँ किसी तरह से जीरो कर दूं। तो यहाँ पर मैं dSH/dt को जीरो करूंगा, दैट इज माई स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो कहाँ बन रहा है ये, K1 × S × HA में बन रहा है। कहाँ टूट रहा है ये, -K-1 × SH इंटू एनायनिक की कॉन्सेंट्रेशन में ये टूट रहा है। तीसरा ये अगेन क्या टूट रहा है वहां पर भी आपका, हाँ टूट रहा है, तो -K2 × पानी इंटू SH। ठीक है बेटा। अब यहाँ से SH की कॉन्सेंट्रेशन निकालो, सो दैट विल बी, ये आदमी आ गया HA डिवाइडेड बाय K-1 इंटू एनायन की कॉन्सेंट्रेशन प्लस K2 × H2। सही करा है मैंने सब कुछ, हाँ लग तो रहा है सही करा। अब यहाँ पे जरा वैल्यूज पुट करो, तो इट विल बिकम K2 × K1। किसकी वैल्यू है बेटा, ये आपका है ना, SH निकाला है ना। K2 × K1, यहाँ पर H2O तो था ही, तो H2O रहेगा इंटू S इंटू HA डिवाइडेड बाय K-1 इंटू A नेगेटिव प्लस H2 इंटू दिस। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे से इसको डिवाइड कर दूंगा, दैट इज K2 × H2O से। ऐसे ही क्या था, आई होप जितना मुझे याद आ रहा है, हाँ देख लिया। क्योंकि पानी हम वैसे ही बहुत ज्यादा एक्सेस में लेते हैं, पानी हम वैसे ही एक्सेस में लेते हैं, तो पानी की कॉन्सेंट्रेशन को हम ऑब्वियसली कांस्टेंट मान के चलेंगे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा मिटेगा नहीं, तो यहाँ पर आप इसको हटा दो, यहाँ से इसको हटा दो, यहाँ से इसको हटा दो। तो आप लोगों का और मेरा एक्सप्रेशन था K2 K1 × S × HA बटे ये आपका
K-1 इंटू ए प्लस K2। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमें करना क्या है, हमने अच्छा ये कर लिया क्या ड्राइव। अब हाँ हो गया तो चलो ये हमारा यहाँ पर डिराइव हो गया, तो बढ़िया बात है, और क्या चाहिए इंसान। तो ये हमें डिराइव करना था और यही हमने देख पा रहे हैं, हम कर लिए, डीपी बाई डी टी आ जाएगा। अब आगे एक चीज थी, किस कंडीशन में ये जनरल होगा, किस कंडीशन में ये स्पेसिफिक होगा। आओ देख लेते हैं। एक कंडीशन ऑब्वियसली होगी जब मेरा K1 माइनस ए बहुत ज्यादा हो K2 से, तब मैं K2 को निग्लेक्ट कर दूंगा। करूंगा या नहीं करूंगा, हाँ सर बिल्कुल करूंगा। तो तब सिनेरियो क्या हो जाएगा, तब सिनेरियो आपका ये हो जाएगा K2 इंटू दिस माइनस ए इंटू एस। समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। अब जरा याद करो वो दिन, यहाँ ए नेगेटिव लिखना होगा, तो मैं इस ए को हर जगह ए नेगेटिव कर दूं। अच्छा यही नहीं करा उसमें, तो इस ए को आपको ए नेगेटिव करना है। याद करो वो दिन जब हम पढ़ा करते थे केमिकल इक्विलिब्रियम, तो H3O पॉजिटिव प्लस ये आ जाता है आपका ए नेगेटिव। यहाँ पर जो के होगा उसको मैं के इक्विलिब्रियम या खाली के बोल सकता हूँ, और के मेरा इक्वल होगा, बताना जरा किसके। सर के आपका इक्वल होता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो आपका कुछ के बटे रिएक्टेंट। तो जरा एच ए बाय ए नेगेटिव की वैल्यू तो बताओ जरा तुरंत से पहले। सर ये आपकी आ रही है H3O पॉजिटिव बटे के, पुट कर दो यहाँ पर, तो आपका फाइनली आ जाएगा K2 इंटू K1 बाय के माइनस वन इंटू एस एज इट इज रहेगा। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, इंटू H3O पॉजिटिव बटे के इक्विलिब्रियम। तो ये आपका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाएगा, तो उसको के डैश बोल दूंगा, या नया रेट कांस्टेंट। और ये आपका क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये आपका क्या कहलाता है, स्पेसिफिक हाइड्रोजन आयन कैटालिसिस। और यहीं पर अगर मैं उल्टा कर देता, तो मैं K2 को यदि ज्यादा कर दूं K-1 से, तो मेरे पास ये टर्म निगलेक्ट तो बचेगा क्या आपका, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर ये एसिड की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये मेरा बन जाता है जनरल, खत्म। आ गया जो होमोजेनस हेटेरोजेनस को यहाँ से पढ़ लेना, पढ़ लोगे सब। होमोजेनस में कोई ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लिख देना रिएक्शन, जैसे कि हाइड्रोलिसिस करा देना किसी भी एस्टर की, तो वो होमोजेनस बन जाएगी। हेटेरोजेनस की करानी है तो वो आप वही एल्कीन के रिएक्शन करा दो निकल पीटी से। देन यूज ऑफ कैटलिस्ट जो है वो प्रोवाइड करता है ऑल्टरनेटिव पाथ। तो ये बस जानना चाहते हैं कि आपको ये चीज पता है या नहीं, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट यहां से लेके यहां तक जो एनर्जी उसको मैं ई अनकैट लिख रहा हूं, बिकॉज ये कैटलिस्ट की एब्सेंस में, ठीक है। अब यहीं पर इस ग्राफ को मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, और यहीं पर देखो मैं यहीं से ग्राफ शुरू कर रहा हूँ, और ये मैंने शुरू होते ही खत्म कर दिया यहाँ पर, तो ये मैंने कर दिया। अब हुआ क्या सर जनाब, अब हुआ ये जनाब कि आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक एनर्जी है, और ये हो रही है आपकी ई कैट कहलाएगी, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, जब आपके पास कैटलिस्ट प्रेजेंस है। तो यहाँ इसने एक ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करा, दैट ऑल्टरनेटिव पाथ इज नथिंग बट जस्ट सिंपली द लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो यही चीज आपको बतानी है, और आप ये चीज भी बोल सकते हो कि भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आया, दैट इज योर एंथैल्पी। तो एंथैल्पी आपकी सेम रहती है, बट सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाती है, ठीक है भाई। आई होप समझ चुका हूँ। अब जैसे कि यहाँ नेक्स्ट सवाल है, इन लोगों ने यार काइनेटिक्स पूछ ली हेट्रोजेनस की, जो डेफिनेटली आई थिंक सिलेबस में नहीं था, बट क्योंकि पूछ लिए तो यार अब करवानी पड़ेगी, मजबूरी है मेरी भी, तो करवा देता हूँ। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ जिंदगी में कैसे करिए। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। और ये स्पेकुलेशन भी काफी चल रही है कि पेपर डिफिकल्ट आएगा, तो करा ही देता हूँ फिर। अगर डिफिकल्ट आएगा तो हो सकता है दे दें, तो हम क्या करेंगे। सो होता है ये जनाब, यहाँ पर सबसे पहले आप इसकी रिएक्शन लिखो कैसे थी, कि ये केएल कपूर साहब से ही मैं रेफरेंस लेके कराऊंगा। ये आपकी हेट्रोजेनस कैटालिसिस हो गई, जिसमें क्या क्या है, जिसमें अगर हम बात करें तो ए आपका क्या है, रिएक्टेंट है, ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा, ठीक है जी। एंड देन अगर हम बात करें ये एस क्या चीज है, तो एस आपकी है वेकेंट साइट ऑन द सरफेस। तो होता ये है ना, जैसे कि आपको पता होगा, ये वाला डायग्राम मैंने बनाया था उस दिन, उसमें था ये जो पोर्स है, यहाँ पोर्स में हाइड्रोजन आती है निकल के, पोर्स में यहाँ हाइड्रोजन आती है, एल्कीन यहाँ बैठती है,
एक आपका फिर फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो वैसे ही यहाँ पर यह एस क्या है, आपकी वेकेंट साइड है। और एक यहाँ पर एक चीज डिफाइन हमें करनी होती है, दैट इज थीटा। और थीटा इज योर फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड। वी ऑल नो दिस इज अ सरफेस फिनोमिना। यहाँ एडजॉर्प्शन से काम चलता है। पूरा पढ़ाया था ना जब, उसमें तो बताया था एडजॉर्प्शन। तो ये क्या है, आपका फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड। तो क्योंकि यहाँ एडजॉर्प्शन होगी तो आपके सरफेस एरिया का रोल आएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें पता है, अकॉर्डिंग टू एक लैंगवर एंड हिंजोल्ड थे, उनके अकॉर्डिंग आर आपका इक्वल होता है K2 इंटू थीटा के। थीटा क्या है आपका, जितना भी आपका फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड होगा उसको हम थीटा बोलते हैं। अब जरा ध्यान से एक चीज देखना, तो ये सेम इक्विलिब्रियम जैसे हम खेलते हैं ना, वैसे ही खेलना है। टी बराबर 0 पर आपका ए ही मैक्सिमम प्रेजेंट होगा। और ए जो होगा, उसकी कुछ अपनी कॉन्सेंट्रेशन होगी, ए की कुछ अपनी कॉन्सेंट्रेशन होगी, जिसकी हमें बात एज सच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक चीज यहाँ पे देखना, एक चीज जो डिफाइन करी गई वो सी एस डिफाइन करी गई। ये क्या है, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सरफेस साइड। टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सरफेस साइड मतलब पूरा जो हमारा सरफेस है उस पे कितनी वेकेंट साइड है, और थीटा आपकी क्या है, फ्रैक्शन। तो क्या आप एक चीज समझ पा रहे हो, जो थीटा है मेरा वो इक्वल है एक्स बाय सी एस के। और एक्स क्या है यहाँ पर, जितनी आपकी वेकेंट साइड कवर्ड हो गई। थीटा इज योर फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन कवर्ड है, एक्स इज योर एक्चुअल कवर्ड। तो एक्स को मैं सी एस इंटू थीटा लिखूंगा। और एक्स मेरा क्या है, नॉट फ्रैक्शन, दिस इज सिंपल। ये आपका कितनी सरफेस यहाँ कवर्ड हो गई। क्या ये बात समझ में आ गई? इस प्रकार डिटेल में नहीं लिखा हुआ, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर आपकी कितनी सरफेस कवर्ड होगी, तो इनिशियली यहाँ पर कुछ भी सरफेस कवर नहीं हुई होगी, ये सभी लोग इस बात को जानते हैं। तो इनिशियली अगर मैं बात करूं, वेकेंट साइट जो है, इनिशियली जो मेरी वेकेंट साइट है वो सारी की सारी खाली होंगी। तो मेरी अगर बात करूं टोटल सरफेस कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियली मेरी आ जाएगी आपका सी एस इनिशियली, और ये 0। कुछ टाइम जब हो जाएगा तो ये सी एस माइनस सी थीटा ऑक्यूपाई हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, सी थीटा यहाँ पर आ जाएगी। तो क्या ये चीज समझ में आई, पहली चीज। तो ये मुझे क्या पता लगा, यहाँ से सी एस थीटा इज योर कितनी साइड्स ऑक्यूपाइड हो गई, और सी एस माइनस सी थीटा इज योर कितनी साइड अभी वेकेंट है। समझ में आ गई? ठीक है सर, ये सिंपल वो इक्विलिब्रियम वाला जो फॉर्मूला लगवा दूंगा वही करवाए यहाँ पर। अब नेक्स्ट आगे क्या सोच सकते हैं, आओ सोचें साथ में। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अब यहाँ पर हम लगाएंगे, अगेन कोशिश करेंगे कि हम किसी तरह से स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगा दें। तो वही यहाँ पर लगाई जाती है, कौन है यहाँ पर वो, तो वो आपका है ये। तो यहाँ पर मैं अब डी एस बाई डी टी का जरा फॉर्मूला लगाऊंगा, तो उसको मैं 0 करूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर K1 इंटू ए इंटू एस, यहाँ पर ये बन रहा है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ये टूट रहा है, देन इस पर्टिकुलर रिएक्शन में भी ये टूट रहा है। तो मैं अगर यहाँ पर देखना चाहूँ तो मुझे क्या निकालना है, मुझे जरा थीटा निकालना है। तो थीटे के लिए मैं इन सभी लोगों को पुट कर देता हूँ। बेटा एस की कौन बताओ क्या वैल्यू है, सर एस की वैल्यू है सी एस इंटू 1 - थीटा। बढ़िया शाबाश। इसकी वैल्यू बताओ बेटा ए एस की, सर ये आपकी सी एस थीटा। बढ़िया शाबाश। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी अगेन सी एस इंटू थीटा। तो जरा यहाँ से थीटा निकाल लो। तो थीटा मेरे पास आ रहा है K1 इंटू ए बटे K-1 इंटू ए प्लस का K माइनस, सॉरी K1 इंटू ए, हाँ ऊपर थीटा उधर आएगा, फिर उधर आएगा। ठीक है समझ गया। तो यहाँ पर K1 इंटू ए ही आएगा, ठीक है। तो K-1 प्लस K2, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता ही हर जगह सी एस है, तो सी एस से सी एस वैसे ही कैंसिल होगा, ये इक्वल टू 0 होगा। तो बचा हुआ एक्सप्रेशन आपके सामने ही, और आपको लॉजिकली भी लग रहा होगा यहाँ पर क्या क्या चीज डिनोमिनेटर में जाने की काबिलियत रखती है। इसको बेसिकली अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, एंड देन यहाँ पर ये सारे के सारे लोग डिनोमिनेटर में। तो ये मेरे फाइनल थीटे की वैल्यू आ गई, और ये मेरा रेट आ जाएगा K2 K1 इंटू ए बटे K1 ए प्लस का K-1 प्लस का K2। तो ये आप बोल देना कि भाई ये आपका रेट है। और भी इसमें काफी कुछ उन्होंने इनोवेशन करवाया है कि रेसिप्रोकल लेके अलग अलग करवाई है, प्लॉट बनवाया है, बट आई डोंट थिंक इतना डिटेल में भी कोई एग्जामिनर डिफिकल्ट करने के बाद भी पूछेगा। बट आइडिया अगर मैं देना चाहूँ तो आप कैसा करना कि पहले रिएक्शन को रेसिप्रोकल कर देना इस रेट को। तो जैसे आप इसको रेट को वो करोगे, और फिर आप सभी को सेपरेट कर लेना एक बार डिनोमिनेटर्स को। ये K-1 K2 इंटू K1
और यहाँ इस वाले को रहने देना K2 K1, और ये आपका बन गया एज KL कपूर में जैसे। तो इससे ये बड़ा हो तो यहाँ पर आपके सामने एक प्लॉट भी बनाया जा सकता है। तो प्लॉट आपका बनाया जा सकता है, चलो लिख ही दो, जब इतना लिख दिया। ये हाँ, K1 से K1 उड़ जाएगा ना, 1/K2 प्लस K-1 प्लस K2 बटे K2 इंटू K1 इंटू 1/A। तो आप यहाँ पर इसका y बराबर C प्लस एक्सिस को लिया जाए mx। तो ये आप यहाँ पे ग्राफ भी बना सकते हो। तो मेरे हिसाब से यही था, आपको आई होप समझ में आ गया, और समझ में नहीं आया तो याद कर लेना, और क्या ही बोलूं, एग्जाम में आ सकता है क्योंकि आया हुआ है। तो ये आपका सवाल था जो नहीं करा था, और कुछ बच्चों ने डाउट भी पूछा था। तो आई होप आपको इस लेक्चर में वो कमियां दूर होती हुई दिखें जो पहले। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, आई होप सो अच्छा लगा होगा, इम्प्रूवमेंट नजर आई होगी डेफिनेटली, कुछ ना कुछ करेंगे आगे भी इम्प्रूव। बट वो ये चीजें डिफिकल्ट हैं, जैसे एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वो तो सर के ऊपर से ही गया, जो मैंने करेक्शन कराई है काफी ज्यादा, मुझे काफी पक्का पता है काफी बच्चों के सर के ऊपर से गया होगा। तभी मैंने बोला कि याद कर लीजिएगा, क्योंकि डिफिकल्ट अगर पेपर आना होगा तो उस सवाल को बहुत ज्यादा चांसेस दे दें, इस टाइप का सवाल एग्जामिनर दे सकते। सो यही था फिर आज के लेक्चर में, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द लास्ट लेक्चर ऑफ द सेमेस्टर के साथ, जो आपका नेक्स्ट होने वाला है 2025 का, थोड़ी लेट आएगा जैसे कि मैंने बताया। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।